बादल की तरह रहो जो फूलों पर नहीं बल्कि कांटों पर भी बरसते हैं। सबसे पहले तो आप वेल इन्फॉर्म रहें। हमारा तो इशू ये है कि कराची में बारिश हो रही तो सब लोग सीवीयू की तरफ रुख कर लेते हैं। मैंने ये भी सोचा था कि मैं अपनी बहन का बदला जरूर लेकर रहूंगी इससे। IMF के प्रोग्राम में जाना जो है ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। It is now very difficult for Pakistani people who are going to Canada. आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज प्रोग्राम का आगाज करते हैं दुनिया बोल है में। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं रमशा साजिद। और आज से प्रोग्राम में रमशा होंगी क्योंकि सैरिश चंद दिन की छुट्टी पर हैं, तो प्रोग्राम जो है वो आज फिर हम आगाज करते हैं जी, आगाज करते हैं। अच्छी बात से करेंगे। आज की अच्छी बात के साथ साथ प्रोग्राम का आगाज़ होगा क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़रूरी है कि हम किसी अच्छी बात से अपनी सुबह का आगाज़ करें। बुजुर्ग कहते हैं कि बादल की तरह रहो जो फूलों पर नहीं बल्कि कांटों पर भी बरसते हैं। यानी अगर किसी का आपके साथ सलूक अच्छा ना भी हो, आप उसके साथ अच्छा सलूक करो, इतना बेहतर बनो कि खुद दूसरा इंसान मजबूर हो जाए कि नहीं यार ये बंदा अच्छा है। आपकी खूबियों से दूसरे लोग फ़ायदा हुए। आज के अंदरूने और क्या कहते हैं, हम ये तमाम तर बातें भी कर रहे हैं। आप अपना इखलाक, हाँ, अखलाक के साथ जो है वो एक चीज़ रमशा बड़ा ज़रूरी है कि उस अखलाक का बहुत अच्छा है जी, दिल का बहुत अच्छा है भाई, ज़बान से भी अच्छा होगा ना, तो फिर होना चाहिए, फिर आपके अमल से अच्छा होना ज़रूरी है। और आज एक और बड़ा अहम मामला है, वो है बारिश का। आज बताया जा रहा है कि सिंध समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें होने जा रही, तो इस असना में भी आप दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों को अपने महफूज करने की कोशिश कीजिए और ख़ुद भी महफूज रहिए। अपने घर वालों के अलावा दीगर शहरियों की मदद करें ताकि आप भी बादलों के मौसम में शहरियों के लिए उम्मीद की किरण बन सके। बेशक, और इसी हवाले से आपको अपडेट भी करेंगे, मगर फिलहाल नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कराची समेत सिंध के शहरी हो जाएं तैयार, आज से बादल बरसेंगे धुआंधार। महकमा मौसमियात ने आज से तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। सिंध भर में रेन इमरजेंसी नाफिज, स्कूल कॉलेजों समेत सरकारी और निजी इदारों में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान। हंगामी हालात में शहरी खुद को कैसे महफूज रखें, प्रोग्राम में बताएंगे। इलेक्शन के बाद कौमी असम्बली का पहला इजलास, नए अरकान ने पार्लियामेंट को सजाया तो अपोजिशन ने भी खूब शोर मचाया। जमात और शोर शराबे में 288 अरकान ने हल्फ उठा लिया। हंगामा राय पर इजलास मुलतवी होने वाले इजलास में आज नए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव होगा। नई हुकूमत के आते ही पेट्रोल की कीमत में इजाफा। पेट्रोल 4 रुपए महंगा होकर 280 रुपए का हो गया। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम के लिए रमजान की तैयारी मजीद मुश्किल हो गई। और पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज, फ्रांस में वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तानी फिल्म की धूम। समाजी इंसाफ ने कैटेगरी के लिए बेहतरीन फिल्म का अवार्ड जीत लिया। खवातीन इस्तिसाल पर मबनी कहानी में मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी की परफॉर्मेंस के चर्चे हो रहे हैं। तो जनाब ये है बड़ी खबरें, और इन बड़ी खबरों के मुतालिक आपको बताएंगे कि आज क्या मामला है। लेकिन अब रमशा, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ना, आजकल लोगों के हर वक्त हाथ में मोबाइल, और मोबाइल पे ट्रेंड्स की बात हो रही है, हर वक्त सोशल ट्रेंड्स पे देखा जा रहा होता है, और ख़ास तौर पर एक्स पर, क्योंकि एक्स पे खबरें धड़ाधड़ आ रही होती हैं। तो अब हम कुछ बात कर लेते हैं सोशल ट्रेंड्स के हवाले से। तो पार्लियामेंट सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। नए ऐवान में नए मेहमान मगर रिवायत वही पुरानी। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इफ्तिताही इजलास, जिसमें इल्जामात और शोर शराबे के साथ 288 अरकान ने हल्फ उठा लिया। पहले इफ्तिताही इजलास में स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने हल्फ लिया, जबकि हल्फ से पहले और हल्फ के बाद भी हंगामा होता रहा। जी, किसी ने घड़ी लहराई तो किसी ने जमकर नारेबाजी की। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावर और मौलाना भी असम्बली का हिस्सा बन गए। ट्रेंड में सार्फिन नए अरकान असम्बली को मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं, जबकि टॉप ट्रेंड में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा सार्फिन ट्विटर्स हैशटैग कर चुके हैं। और ये सूरत हाल है जनाब पार्लियामान की, ये ऐवान की सूरत हाल है। और ऐवान से चलेंगे अब खेल के मैदान में। तो दूसरा ट्रेंड कर रहा था कराची मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स। आपने मैच देखा क्या? मैंने देखा, बहुत ही जबरदस्त मैच था और लास्ट मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि कोयटा शायद हार जाएगी। हाँ, बट लेकिन कराची ने अपनी रिवायत 2 दिन से बरकरार रखी है। कराची में ही होने वाले मैचेस में वो हार रही है। तो PSL सीजन के रवां साल कराची में खेले गए दूसरे मैच में
कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 166 रन का हदफ फातेह टीम ने 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। ट्रेंड में सारफीन ने उम्दा परफॉर्मेंस पर दाद देते हुए कहीं नजर आए तो कहीं जो कोयटा के सपोर्टर थे वो उदास दिखाई दिए। तो मिला जुला रुझान था और 58 रन के साथ नुमाया तरीन PSL सीजन 9 में आज कोई मैच नहीं खेला जाएगा, बल्कि आज रेस्ट है। एक तो बारिश होने जा रही है इसलिए चलो रेस्ट का आज काम आ गया, वैसे ही रेस्ट शेड्यूल था। तो अब देखते हैं कि आज के रेस्ट के बाद जो टीम्स हैं उनकी सूरत हाल क्या होती है और जो बॉटम पर हैं वो अगले मरहले में कहां तक आगे आ पाती हैं। तो आज हम बात भी करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से भी, लेकिन आज रेस्क्यू का डे भी मनाया जा रहा है, वर्ल्ड रेस्क्यू डे है। लेकिन एक तरफ हम ये देखते हैं बारिशों का मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं हमारे मेहमान रेस्क्यूअर हैं, उनसे बात करेंगे, रेहाना साहिबा से भी और हसन साहब से भी। लेकिन उससे पहले आपको कुछ मौसम का अहवाल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ईरान के रास्ते बारिशों का सिस्टम मगरबी हवाओं के साथ सिंध में दाखिल हो गया। रमशा तैयारी कर लें। मैंने तो तैयारी कर ली है, मैं 1:30 बजे छुट्टी होगी, उसके बाद मैं घर पर हूँ। बिकॉज क्योंकि आज सबको एहतियात करनी है एज अ सोसाइटी, जिसकी भी हम हेल्प कर सकें, क्योंकि हमने सुबह का आगाज़ हमने इस बात से किया है कि हमने एक दूसरे की हेल्प करनी है अपने इखलाक से। और आज इम्कान है कि 2 से 3 घंटे बाद कराची में शदीद बरसात होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम आज रात गए या फिर दोपहर तक भी कराची पर आ सकता है और उसके दौरान कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश होगी। हैदराबाद में इरफान अराई ब्यूरो हेड हमारे साथ मौजूद होंगे और शहजाद अली लाड़काना से हमें रिपोर्ट करेंगे। और हैदराबाद से आप आगाज कीजिए। हैदराबाद की सिचुएशन जान लेते हैं कि क्या इंतजाम किए गए हैं आज बारिश के हवाले से और क्या हंगामी इकदाम हैं जो किए जा रहे हैं। जी इरफान आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशन गोई की गई है, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से भी ज़िला इंतज़ामिया को हिदायत दी गई है कि हंगामी जो इकदाम हैं रेन एमरजेंसी के वो किए जाएँ। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी जो है वो ऐलान किया गया है कि तमाम इदारों को हिदायत कर दी गई है कि इंतज़ामात को मुकम्मल किया जाए। इसी तरीके से बल्दिया आला हैदराबाद के जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं उन्होंने भी एलामिया जारी किया, जिसमें कहा गया है कि हंगामी इकदाम जो है रेन एमरजेंसी से निपटने के वो किए जा रहे हैं। ये तमाम दावे हमें फ़िलहाल जो है वो सिर्फ बयानात की हद तक नज़र आ रहे हैं, ग्राउंड पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दूसरी जानिब जो मौसम की इस वक्त सूरत हाल है, हैदराबाद में हल्की हल्की ठंड है और दर्जा हरारत तकरीबन 12 डिग्री है और ये दर्जा हरारत जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक 27 डिग्री तक आज जाएगा। इसी तरीके से शाम 3 बजे के बाद जो है वो मतला अबर आलूद हो जाएगा, बारिश का इम्कान है और बारिश के साथ साथ जो हवाएं हैं वो 11 किलोमीटर फी आवर के हिसाब से चलेंगी। तो इस वक्त हैदराबाद शहर में मौसम खुशगवार है, सूरज जो है वो निकला हुआ है, मगर बताया जा रहा है कि इरफान आप हमें आगाह कर रहे हैं जो है मौसम खुशगवार है। अब देखते हैं दोपहर 3 बजे दोपहर के बाद सूरत हाल क्या होती। तो लाड़काना में चेयरमैन जिला कौंसिल की जानिब से मुतल्लिका इदारों को मुतवक्किल बारिश के पेश नज़र ज़रूरी इकदाम उठाने का कहा गया है। शहजाद अली खान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं कि शहजाद लाड़काना में बारिश का क्या इम्कान जाहिर किया जा रहा है और क्या इकदाम है जिला कौंसिल की जानिब से। जी मुल्क में मगरबी जानिब से हवाओं और बारिश के सिस्टम के आने के बाद जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेश गोई की गई थी कि 1 मार्च से 3 मार्च तक बलाई सिंध में और जो लोअर सिंध है और चीरथर माउंटेन रेंज जो है सिंध की उन इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ताहम बात की जाए लाड़काना के हवाले से रात से। ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। और इस वक्त सरदार सरफराज खान चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल पर बात करेंगे। जी सर, बताइएगा कि इस वक्त कराची का वेदर कैसे देख रहे हैं और अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि अब से कितनी देर में बारिश मुतवक्का है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए इस वक्त तो कहीं हल्के बादल हैं, कहीं धूप निकली हुई है अभी तक कराची में, लेकिन जो बारिश बरसाने वाले बादल हैं वो कराची के साउथ वेस्ट में यानी समंदर के ऊपर मौजूद हैं, कोई 60, 70, 80 किलोमीटर कह सकते हैं आप। और इसी तरह से हब से उस तरफ सुमियानी और उर्मारा के दरमियान अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सिस्टम मौजूद है, तो वही बादल आगे बढ़ेंगे कराची की तरफ और पूरे सिंध के भी दूसरे इलाकों की तरफ। तो होपफुली कि अगले 2 या 3 घंटे में कराची में स्पेल शुरू होने का है इम्कान। अच्छा सरदार साहब, ये जो स्पेल आप बता रहे हैं कि थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा 2 से 3 घंटों में, लेकिन क्या ये कोई अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन होगी या नॉर्मल बारिश है?
देखिए अर्बन फ्लडिंग की मतलब थ्रू आउट या होल कराची में तो नहीं इम्कान उसका इतना ज़्यादा कोई इतनी बड़े पैमाने पर नहीं है, लेकिन आपको पता है कि कराची में अगर 30-40 मिलीमीटर बारिश पड़ जाती है आधे एक घंटे में, तो कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो वल्नरेबल आपके हॉट स्पॉट्स हैं, जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर पानी जमा हो जाता है, तो वहाँ वाटर लॉगिंग हो सकती है। अब देखिए कि वो ये कितनी देर तक रहता है, जो स्ट्रॉन्ग स्पेल है शाम तक तो इस तरह वक्फे वक्फे से रहेगा, तो कुछ एरियाज़ ऐसे हो सकते हैं जो मुतासर हो सकते हैं। पूरा कराची एज ए होल बहुत ज़्यादा मुतासर होने का नहीं है अर्बन फ्लडिंग की वजह से। अच्छा सरदार साहब, ये जो गवादर में हमने ये देखा कि बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम था, बड़ी तबाही हुई बारिश के बाद, क्या ये वही बादलों का सिस्टम है जो कराची में इस वक्त या कराची के इलाकों में ये दाखिल हो रहा है? जी बिल्कुल वही सिस्टम है, वेस्टर्ली सिस्टम, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, या मगरबी हवाओं का सिलसिला। तो पिछले 3 दिन से तकरीबन आप देख रहे होंगे गवादर के आसपास तो बहुत ज़्यादा शदीद बारिश हुई है। वहाँ तो फिगर जो है ना 250 मिलीमीटर से ऊपर चली गई है। गवादर और उसके साथ जो जीवानी शहर था जो ईरान के साथ लगता है, और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में अभी मैं देख रहा था डाटा, तो कल से अब तक यानी पिछले 24 घंटों में कल्लात में 53 मिलीमीटर, इसी तरह खुशदार में 34-35 और बेशतर जगहों में 20-25-30 मिलीमीटर इस तरह से रिकॉर्ड हुई है। फिर यही सिलसिला जो इन्हीं बादलों का फैलाव अब चल रहा है एक तरह से ऊपर। पंजाब में भी बेशतर इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी हुई है, कहीं हल्की कहीं दरमियानी हुई है अभी तक, केपी में भी और अपर सिंध में भी। आप अभी लाड़काना से पूछ रहे थे, तो लाड़काना से 3 मिलीमीटर रिपोर्ट हुई है अभी सुबह हमारे पास, और जैकोबाद से अच्छी आई है, 15 या 16 मिलीमीटर वहाँ रिकॉर्ड हो चुकी है। तो आज का दिन पूरा इसी तरह से वक्फे वक्फे से पूरे सिंध में ही रहेगी, कहीं हल्की कहीं दरमियानी। अच्छा ये बताइएगा कि कराची में कितनी एक्सपेक्टेशंस है, कितनी मिलीमीटर से कितनी मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है, क्या एक्सपेक्टेशंस जाहिर की जा रही है? देखिए कराची में ये होता है कि चूँकि बिल्कुल लबे समंदर है कराची, तो बाज़-औक़ात आपकी एस्टिमेशन या एक्सपेक्टेशन है ना कुछ कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी उससे कम रहती है। तो मतलब चंद एक जगहों पर तो हैवी फॉल्स है। हैवी फॉल्स का मतलब ये है कि 30-40 मिलीमीटर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं चंद एक जगहों पर, और कुछ और दूसरी जगहों पर इससे कम इस तरह का इम्कान है। सही, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आगाह कर रहे थे। और अब एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नाज़रीन। अब हो सकता है कि एक नॉर्मल बारिश हो, इतनी वो जो कहते हैं ना अर्बन फ्लडिंग और वो सिचुएशन ना हो, लेकिन एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आज का दिन भी मनाया जा रहा है, सिविल डिफेंस डे मनाया जा रहा है और पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और आज स्पेशली हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं कि किस तरीके से एक तो बारिश हो रही है, दूसरा हमारे साथ सिविल डिफेंस का भी दिन है। तो अब इस दिन पर किस तरीके से नाजरीन की हेल्प की जाती है और किस तरीके से हमारे एहलकार जो है उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। रिहाना यास्मीन इंचार्ज ऑपरेशन रेस्क्यू 1122 और हसानुल हसीब इंचार्ज ऑपरेशन रेस्क्यू 1122 हमारे साथ मौजूद हैं। सर एंड मैडम बहुत शुक्रिया आपका बोल को वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका रुख करूँगी क्योंकि आज बारिश का दिन है, तो ऐसे में लोगों के लिए आप क्या ऐसा पैगाम देंगे कि किस तरीके से अपने आप को महफूज किया जा सकता है? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस हियर। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे क्लियर करना हमें ज़रूरी होती हैं कि बीइंग अ रेस्क्यू 1122 वी आर नॉट अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन डी वाटरिंग सिचुएशन। अब कराची एक आपको पता है कि जो यहाँ की डायनेमिक या जो यहाँ पे ड्रेनेज प्लान्स हैं, तो अमूमन सड़कों पे पानी इतना ज़्यादा खड़ा हो जाता है और फिर हमें कॉल्स आती हैं इमरजेंसी सिचुएशन की। पिछले दिनों भी एक स्पेल कराची में आया, तो उसमें हमारे पास में एक आपको रियल टाइम केस सिनेरियो अपना डिस्कस करता हूँ कि एक हॉस्टल से कॉल आई कि वहाँ पे 60 फीमेल स्टूडेंट्स स्टक हो गए। अच्छा। और वो नीचे नहीं आ पा रहे क्योंकि उनका पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है फ्लडेड हो गया है। तो हमारी टीम ने उधर रिस्पॉन्ड किया और तकरीबन समझें 3 से 4 घंटे का वो ऑपरेशन था वाटर रेस्क्यू का, और उसमें फिर हमने उनको एवैक्यूएट करवाया। दूसरी बात, डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 की सख्त हिदायत थी। एक इजलास हुआ हमारा, जैसे ही पीएमडी की तरफ से पीडीएमए की तरफ से ये अलर्ट जारी हुआ, वेदर अलर्ट, और पूरे सिंध में हमारे नॉट ओनली इन कराची, पूरे सिंध में जहाँ जहाँ रेस्क्यू स्टेशन रेस्क्यू सर्विसेज बहाल हैं 1122 की, वहाँ पे हाई अलर्ट कर दिया गया। हमारी स्टाफ की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई और स्पेशलाइज्ड टीम हमारे पास मौजूद होती है, वाटर रेस्क्यू व्हीकल हमारे पास मौजूद होती है। उसमें वो तमाम मिनिमम टूल्स इक्विपमेंट नेसेसरीज़ हैं जो किसी भी किस्म की वाटर रेस्क्यू इमरजेंसी में मदद के लिए पहुंच सकते हैं। आवाम के लिए यही मेरा एक मैसेज है कि सबसे पहले तो आप वेल इन्फॉर्म रहें, अपने मीडिया से, सोशल मीडिया से, रेडियो से, किसी भी तरीके से आपको एलामिये मिलते रहें, शहर की सूरत हाल से आप आगाह रहें।
दूसरा ये कि गैर ज़रूरी मूवमेंट से बचें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा तो इशू ये है कि कराची में बारिश हो रही तो सब लोग सीवीयू की तरफ कर लेते हैं और उसके बाद फिर ताद पे फंसे होते हैं, फिर ट्रैफिक का ये सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती है। और ऐसी सूरत हाल में अगर बारिश हो तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली 40 पे चलने वाली 10 पे आ जाती है, तो उसकी रफ्तार बहुत स्लो हो जाती है। लोग सर घंटों, मतलब लाइक वो सफ़र जो 10 मिनट का शार फैसल का आप तय कर लेते हैं, वहाँ पे 4-4 घंटे स्टक हो जाते हैं। आप गैर ज़रूरी ट्रैवलिंग से बचें, अपने घरों में रहें, खिड़कियों दरवाज़ों के करीब ना रहें और बरकी आलात से दूर रहें। फिर भी किसी भी किस्म की आपको इमरजेंसी सिचुएशन दिखती है तो आप 1122 कॉल करें, हमारी इमरजेंसी रिस्पांस टीम बर वक्त कार्रवाई करके आपके पास। ये तो ज़बरदस्त हो गया, लेकिन आज सिविल डिफेंस है, जो आप बात है ना कि सिविल डिफेंस, तो इसका मतलब है सबसे पहला तो खुद का डिफेंस, सेल्फ डिफेंस से सिविल डिफेंस जुड़ा हुआ है। तो मिस्टर आना, ये सिविल डिफेंस डे अवेयरनेस होती है लोगों के अंदर के किस तरह से, क्यों इसका कोई वाकई हम अपनी सोसाइटी में बात करें तो क्या उस तरह से है, लोगों में अवेयरनेस है कि ये क्या करना है और इस दिन के मनाने का मकसद क्या? इस दिन के मनाने का मकसद यही है कि कम्युनिटी लोगों के अंदर अवेयरनेस को उजागर करना है कि खुदा ना खासा कोई भी जैसे कोई इमरजेंसी या कोई डिज़ास्टर आता है तो हम प्रिपेयर रहें उसके लिए, ताकि कम से कम जो है हमारा जानी नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम जाने बचा सकें और कम से कम हमारा माली नुकसान हो। तो जिसमें जैसे कि आजकल रेन का सीज़न है तो रेन के लिए यही प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हसन साहब ने भी बताया कि आप लोग गैर ज़रूरी घर से ना निकलें, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है निकलना तो फिर ऐसे एरिया में ना जाएं जहाँ फ्लड की सिचुएशन है, ठीक है। और अपने साथ लाजमी वो रखें, एमरजेंसी सप्लाईज रखें जिसके अंदर आपका फूड है, वाटर है, बैटरीज है, और खुदा ना खासा कोई भी इमरजेंसी होती है तो आपने रेस्क्यू 1122 को डायल करना है नंबर, और आपने इमरजेंसी सर्विस की उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहना है। सही, लेकिन अच्छा रेहाना, सॉरी टू कट यू, एज अ फीमेल सिविल रेस्क्यू आपको कैरियर में क्या मुश्किलात का सामना रहा और स्टिल अभी भी आप ऐसी कुछ मुश्किलात हैं जो फेस करती है? अगर हम अपनी कैडेट ट्रेनिंग की भी बात करें ना तो हमारे कैडेट ट्रेनिंग के अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं था। जो मेल ने ट्रेनिंग की है ना, हमने भी उतनी हार्ड ट्रेनिंग की है। तो मैं ये कहूँगी सब फीमेल्स को कि फीमेल्स के अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए, अगर उनके पास पोटेंशियल है तो ट्रस्ट होना चाहिए कि वो हाँ जो है छतों से नीचे उतरवा रहे होते हैं, आप लोग मुझे दावा देते हो वैसे ही करना है। तो हर्डल्स तो इस तरह नहीं है, ज़्यादा नहीं आते, लेकिन ये है कि जहाँ है जैसे हो रहा होता है कि बल्कि हमें इनकरेज ही किया जाता है कि फीमेल्स भी काम कर रही हैं। तो मेरा तो ख्याल है हम शाना बशाना ही काम कर रहे हैं इसके अंदर बिल्कुल बराबर। अच्छा, एक चीज़ मैं सिविल डिफेंस के हवाले से आप दोनों से एक चीज़ मैंने पिछली बार जब आप आए थे तो मैंने वो एक चीज़ आपसे सीखी और मुझे बहुत अच्छा कि किसी को कैसे आप पंप करना है, अगर उसको आग लग गई है धुएं से उसका सांस बंद हो गया है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये आम लोगों में सीखना, स्कूल में बड़ी क्लासेस, कॉलेजेस में किसी दौर में एनसीसी होती थी, सिविल डिफेंस बाकायदा सिखाया जाता था इंटरमीडिएट में, अब वो शायद उस तरह से नहीं है, ये कितना ज़रूरी है सोसाइटी में? मैं जाना पहले आपसे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जैसे कि वो हमने लास्ट प्रोग्राम में सीपीआर की बात की थी ना, तो सीपीआर जिस कंडीशन में किया जाता है वो कार्डिक अरेस्ट है, और कार्डिक अरेस्ट में ना गोल्डन मिनट्स के अंदर सीपीआर परफॉर्म किया जाता है। तो ये कम्युनिटी का ही काम होता है। अगर हमारी एम्बुलेंस का 10 से 12 मिनट एस्टिमेटेड टाइम है पहुँचने का, तो उस टाइम तक विक्टिम की डेथ हो जाएगी। तो कम्युनिटी का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके रिगार्डिंग हमारे जैसे स्कूल कॉलेजेस के साथ हमारा एमओयू साइन है, लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के साथ हमारा एमओयू साइन है, तो हम पुलिस डिपार्टमेंट, स्कूल और कॉलेजेस में इस तरह कम्युनिटी लेवल पर ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। अब तक हमने जो है 6 मंथ के अंदर रेस्क्यू 1122 ने जो ट्रेनिंग दी है, सिंध इमरजेंसी सर्विस ने अराउंड हमने 8000 लोगों को ट्रेन कर दिया है, और मोर देन 100 हमने ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करवा लिए हैं। तो इसमें हम दे रहे हैं। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर का किरदार बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अच्छा, एक चीज़ मैं हसन आपसे ये जानना चाहूँगा, जब हम ये बात करते कि ये जो सिविल डिफेंस है इसमें ढेर सारी चीज़ें शामिल हैं, उसमें अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ें हैं जो लोगों को मालूम होनी चाहिए अपने घर में, जॉब्स पे, दुकान पे जो होते हैं, क्या हो सकते हैं उसके बारे में उन्हें नॉलेज होना चाहिए, और क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए कि कम से कम उनको ये पता हो या घर में कोई ऐसे हालात रखे जाएं ताकि किसी भी किस्म का कोई हादसा ना हो? क्या क्या चीज़? हाँ, सबसे पहले तो सर देखें, जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है, पब्लिक को या आम लोगों को इस चीज़ को अपने अवेयर रखें कि वो इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है, और जो भी आप समझे क्राइसिस हैं वो बता के नहीं आ रहे होते, आपको इमरजेंसी बता के नहीं आती। अलबत्ता आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हों, इतने ज़्यादा ट्रेंड हों कि मिनिमम
आप एटलीस्ट अपनी जान उस सिचुएशन में बचा सकें। क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो पैनिक हो जाते हैं, पैनिक एग्जैक्टली समझ नहीं आता कि क्या करें, उस वक्त इतने पैनिक होते हैं कि अपनी बचाएं जान या दूसरों की बचाएं जी। अगली बात मैं यही करने वाला था कि क्योंकि जब आपको पता नहीं है कि आपने उस इमरजेंसी सिचुएशन से डील कैसे करना है या एटलीस्ट अपने आप को खतरे से कैसे निकालना है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि अमूमन ऐसा होता है कि हम ट्रेंड नहीं है, एक बंदा जो है वो किसी इमरजेंसी सिचुएशन से फाइट करने के लिए ट्रेंड नहीं है, कोई फायर के केस से ट्रेंड नहीं है, या इवन आपके घर में अल्लाह न करे कोई ऐसी इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम हो, आप ट्रेंड नहीं है और आप उसको हैफेजर्ड या पैनिक में उनकी जान बचाने के चक्कर में मजीद अपने आप को भी नुकसान दे देते हैं और उनको भी खतरे में ले जाते हैं। तो एटलीस्ट आप तमाम लोगों को ये मैसेज मेरा आपके मीडिया के थ्रू है कि जितने लोग हैं वो मिनिमम अपनी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लाजमी करें। कहाँ से करें? कैसे सर? वो हमसे रब्ता करें, बिल्कुल। अच्छा, 112 से रब्ता करें। देखें स्कूल कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में तो आप लोग वो एक मैकेनिज्म होता है कि आप लोगों से रब्ता हुआ डिपार्टमेंट का वो है। और देखें मैं एक ना स्कूल कॉलेज में अगर मैं आपको कॉल करूं कि मुझे इस तरह की ट्रेनिंग चाहिए तो क्या मैकेनिज्म घर पर तो जाहिर नहीं इसका इसका ये हमने रखा हुआ है, हमने ये नहीं एमओयू तो जिनके साथ साइन है हमने फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पे रखा है, तो कोई भी हमें कॉल करता है तो हम उनको बता देते हैं, तो विद इन 15 या 20 डेज के अंदर उसकी टर्न आ जाती है। अच्छा। जिसके अंदर जैसे सबसे ज़्यादा जो इमरजेंसी होती है मेडिकल इमरजेंसी के बारे में तमाम बताया जाता है कि कार्डियक अरेस्ट में CPR कैसे करना है, अगर हार्ट अटैक हो जाता है तो क्या उसको फर्स्ट एड देनी है, स्ट्रोक हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, ट्रॉमा कैसे मैनेज करना है। इसके अलावा फायर के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसको हम बताते हैं बेसिक फायर सेफ्टी क्या है, और अगर खुदा ना खास्ता बिल्डिंग में आग लगती तो आपने कैसे सेफली निकलना है, और एवेकेशन रूट के बारे में बताया जाता है, डिज़ास्टर आ जाता है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे अब रेन की सिचुएशन है, वाटर के अगर कोई ड्रॉनिंग है या अगर कोई फ्लड की सिचुएशन है तो एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर को क्या करना है, हम इस तरह की तमाम ट्रेनिंग को डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो मतलब बाकायदा ये ट्रेनिंग दी जाती है जनाब, ये ज़बरदस्त किस्म का काम है जो शायद बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं इल्म है कि वो लोग जो है वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त काम है जो मेरा ख्याल है जारी सारी रहना चाहिए और लोगों को करना चाहिए। मुझे बेशक जाना है ट्रेनिंग पर मुझे और मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ हर तरह की बात। और ये तमाम ट्रेनिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है सिंध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 की जानिब से। तो ये जनाब तो बहुत ही अमेजिंग हो गया। एक तो आपको कुछ सिखाया भी जा रहा है और वो भी बिना किसी पैसे, क्योंकि हमारी सिविल डिफेंस डे में आज नियत कर लेनी चाहिए, राब्ता करना चाहिए 1122 पे, फिर आपकी टर्न आएगी, उसके बाद आप जाकर ट्रेनिंग करवाएंगे, ट्रेनिंग आपकी होगी और ट्रेन होने के बाद कम से कम आप अपने आप को और आप अपने साथ एक दो लोगों को जहाँ भी कोई ऐसे खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो जाए तो वहाँ पर बचा सकते हैं। लेकिन मैंने इनसे CPR का वो अच्छा वो सीखा है, खुदा न खासा मुझे वो ज़रूरत पड़ जाए। बहुत शुक्रिया रेहाना, आपका भी एहसान, आपका भी बहुत शुक्रिया। सिविल डिफेंस डे के साथ ही हम अब छोटा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक लेते हैं जी, फिर वापस आते हैं। आजकल जिंदगी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। नाज़रीन, वेलकम बैक टू बोल पाकिस्तान। तालीम का मैदान हो या फिर खेलों का, हमारी लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। और हम अब जिसकी बात करने जा रहे हैं, मुद्दस्सिर उनसे पहले मिल चुके, मैं पहली बार मिलने वाली हूँ। और वाकई अभी हमने क्या कहते हैं नसीम को भी देखा, वो भी हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने जो है हमें बताया किस तरीके से औरतें आजकल माशरे में आगे बढ़ रही हैं और अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ वो बड़े बड़े जो है वो अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में अचीव कर रही हैं। स्कॉश के हवाले से अब हम बात करने जा रहे हैं। स्कॉश फैमिली की मेंबर महविश अली हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में पेशावर में होने वाले तोरसम खान स्कॉश चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। महविश अली से बात करें तो अब तक इंटरनेशनल और नेशनल स्कॉश में 20 से ज़्यादा गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। बाकी इनकी दो बहनें भी स्कॉश की ही गेम से मुंसलिक हैं और वो भी इस इवेंट में सेमीफाइनल राउंड तक पहुंचने में कामयाब हुई। आज हमारे साथ महविश मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। महविश, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपको? सबसे पहले मुबारकबाद, आपने बैक टू बैक 2 इवेंट अपने नाम किए और पेशावर में होने वाले मैच में क्या खास था जो आप बताएंगी? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। ये है कि इतनी तारीफ बहुत काफ़ी थी मेरे लिए, आपने इनवाइट किया ये भी काफ़ी था। तो बैक टू बैक हाँ 2 टूर्नामेंट्स मैंने जीते, दोनों तोरसम खानी थे। ऑल पाकिस्तान नेशनल सीनियर था और सीनियर मैं सिर्फ एक ही बार जीत चुकी हूँ पूरे 6 ईयर्स की जर्नी में। लेकिन इस बार मैंने 1 वीक के 1 मंथ में मैंने 2 तोरसम खान जीते सीनियर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है।
और पेशावर में जो हुआ वो थोड़ा टफ था, आर्मी की प्लेयर के साथ था। मैं 2 लव 5-3 डाउन थी और उस टाइम मैंने सोचा कि महविश अगर 5-3 भी आप डाउन हो आप खेल सकती हो। मैंने वो बैक टू बैक 3-2 मैंने जीता। 5-3 से 2 लव डाउन से 3-2 जीता। तो चीफ गेस्ट मेरी मम्मा मेरे पापा सारे हैरान थे कि कैसे 3-2 जीत गई। तो वो मैं कहती हूँ बेस्ट मैच हुआ मेरा, बहुत मजा आया उसमें। अच्छा माविश, मतलब ये बड़ा हैरानकुन है कि आप 2 लव में डाउन हो और फिर उसके बाद तीनों की तीनों अगले सेट आप जीत जाएं और 5 के सेट्स में 3-2 पे आके आप जीतें। तो क्या सामने वाले ओपोनेंट को थक गया था या आप में कोई ख़ास जोश आ गया था, क्या ऐसा हुआ? असल में ये हुआ कि 2 फर्स्ट गेम में तो 11-9 12-10 अच्छी मैच हुआ, मतलब बुरा नहीं हुआ, लेकिन ये था उसमें शायद मैं कंफ्यूज थी या मेरा गेम प्लान सही नहीं था। लेकिन थर्ड गेम में जो मेरे बाबा ने, मेरे कोच ने जो गेम प्लान मुझे बताया कि अब आपने इस तरह खेलना है थर्ड गेम में, जब मैं 5-3 डाउन थी वहां से मैंने 1-2 डाइव्स भी मारी, उसमें मुझे थोड़ी लग भी गई थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने फिर 5 ऑल, फिर मैं 11-6 वो सेट जीती। तो मैं कहती हूँ कि गेम प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, प्लेयर थक भी जाती है, लेकिन ये था कि मैं जितनी ट्रेनिंग करती हूँ, आई होप मेरा स्टैमिना बहुत ज्यादा है, तो मैं बैक टू बैक 3 गेम्स फिर मैंने जीत लिए थे। सही, ठीक है। अच्छा महविश, अब आगे क्या देख रही हैं, खुद को कहाँ देख रही हैं, कहाँ इमेजिन कर रही हैं? इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम अभी स्कॉटिश जूनियर में तो हमने रोशन किया है, गोल्ड लेकर आए हैं पाकिस्तान के लिए, और आगे भी फ्यूचर में बहुत प्लान्स है और बहुत उम्मीदें हैं कि हम कुछ ना कुछ करके आएंगे। और जैसे जहांगीर खान, जानशीर खान, कमर जमान सर ने जैसा नेम बनाया पाकिस्तान के, जिसका नाम रोशन किया पाकिस्तान में, कहती हूँ वुमेन्स में मैं, मेरी बहनें, हम रोशन करें ताकि वर्ल्ड में पता लगे कि वुमेन्स पाकिस्तान की जो वुमेन प्लेयर है वो भी इतना अच्छा खेल सकती है। और आने वाला इवेंट हमारा ऑस्ट्रेलियन जूनियर है जिसमें हमें बार्ट फाउंडेशन, चलें इस पर माविश हम बात करते हैं। बिल्कुल, आप तो जूनियर्स में ही बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं। महविश, अच्छा ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से आपसे रजू किया गया किसी हवाले से? जी सॉरी, असल में ये जानना चाह रही हैं कि इस अब आपने ये भी जीत लिया है, तो गवर्नमेंट लेवल पर आपकी हमेशा से रही है शिकायत कि कोई बातचीत नहीं होती है, अब की बार को हुआ स्कॉटिश चैंपियन बनने के बाद, फिर उसके बाद यहाँ बैक टू बैक जीतने के बाद माविश? हाँ, गवर्नमेंट तो मैं कहती हूँ कि हम जो स्कॉटिश जूनियर के लिए गए वो हम ऑन फाइनेंस पे गए थे और एक स्पॉन्सर था हमारे पास। तो गवर्नमेंट मैं चाहती हूँ, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जो वुमेन प्लेयर्स हैं, उनको आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा सा उनको पीछे से पुश करें ताकि वो भी आगे जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करे। अगर आप उनको फैसिलिटेट नहीं करोगे, आप उनको सपोर्ट नहीं करोगे, तो वो प्लेयर्स आगे नहीं जा पाएगी। अगर उनमें टैलेंट हो भी वो आगे नहीं जा पाएगी। जिस तरह मैं कहती हूँ गवर्नमेंट को चाहिए, फेडरेशन को चाहिए कि सपोर्ट करे प्लेयर्स को, सारे स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के फेडरेशन को प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करे। तो स्कॉटिश फेडरेशन जो है वो अभी भी आपसे, क्योंकि पहले भी आप डाला था कि खवातीन को उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं विमेंस टीम को, विमेंस प्लेयर को, तो कोई अब उसके बाद कुछ हुआ है मामला, कुछ चेंज हुआ है कि फेडरेशन ने भी कहा हो कि हाँ भाई आप लोग भी हमारे ही हिस्सा हैं, तो चलो आप जीत भी लेते हैं तो कुछ ना कुछ सपोर्ट हो जाए? एसोसिएशन ने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और जब हम आए थे उनने हमारे लिए बहुत अच्छी प्यारी पार्टी की थी, छोटी सी सेलिब्रेशन की थी। फेडरेशन ने भी हमें बहुत मुबारकबाद दी थी और सबने बहुत अच्छे से ट्रीट किया। मैं कहती हूँ कि हम जीत कर आए हैं तो शायद थोड़ी बहुत तब्दीली आई है सब पाकिस्तान की फेडरेशन में, एसोसिएशंस में, तो थोड़ी बहुत तब्दीली आ गई है। हाँ, मतलब जीतने में नहीं। अच्छा माविश, ये बताइएगा, आप तो चलें अपना जीत के ही हैं, लेकिन जो आपकी बहनें हैं दोनों, उनकी भी तैयारी तो बहुत ज़्यादा थी, तो क्या पोजीशन उनमें रही है और क्या चक्कर को आपका आपस में कोई मैच तो नहीं आ गया? इस टूर्नामेंट में तो ऐसा हुआ था कि मेरी 2 बहनों का आपस में मैच आ गया था। अच्छा। तो क्वार्टर फाइनल आपस में आ गया था, तो लेकिन महानूर जीत गई थी सैरिश से, वो अच्छा खेली, बहुत अच्छी फाइट हुई उनके बीच में। फिर सेमीफाइनल वो जिस लड़की से वो हारी है सेमीफाइनल, उसी से मेरा फाइनल आ गया था। अच्छा। तो मैंने ये भी सोचा था कि मैं अपनी बहन का बदला जरूर लेकर रहूंगी इससे तो ये मैंने सोचा था, तो मैंने बदला ले लिया। सही है ना? अच्छा, ये जो आपने टूर्नामेंट जीता है, इसमें आप जूनियर कैटेगरी था ये सारे का सारा जिसमें आप कामयाब हुई हैं?
जो ये नेशनल सीनियर था, तो सीनियर कैटेगरी थी। अच्छा। इसमें तो जितने भी प्लेयर्स हैं सीनियर सारे खेलने आते हैं। जो स्कॉटिश जूनियर था वो मैंने अपनी ओन कैटेगरी में खेला। पिशार तोरसम के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो आपकी एज या महानूर की या सहरिश की एज फ़र्क है, तो क्या सीनियर प्लेयर तो ज़्यादा एज में खेल रहे होते हैं, तो क्या यहाँ कोई एज लिमिट नहीं था इस मैच में? नहीं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं था। इसमें आप किसी भी एज में खेल सकते हैं। सीनियर इसलिए से कहते हैं कि सीनियर नेशनल वुमेन सीनियर ऑल पाकिस्तान चैंपियनशिप। तो मैं कहती हूँ कि हम इस एज में जब सीनियर खेल रहे हैं और जीत रहे हैं तो एक बहुत खुशी की बात है, और मेहनत भी इसमें बहुत है। तो मैं कहती हूँ हम सबकी, मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं इसमें। तो अच्छा माविश, मुझे ये बताइएगा, आपके ओपोनेंट फाइनल में पाकिस्तान आर्मी की प्लेयर थी जो सेकंड रही और आपने ये फाइनल जीता, तो क्या उनकी और आपकी एज में कोई खासा फ़र्क? अच्छा, मैं यही समझ रहा था कि आपकी एज में ही वही अंडर 19 टाइप का कोई मैच होगा, तो उनका और आपका फिर एज डिफरेंस था। बहरहाल एज जो है वो स्टेमिना पे बड़ा काउंट करती है। जी बिल्कुल, वो मुझसे 3 साल आई गेस सीनियर थी। और अच्छा। मैं जब आई थी तो तब से खेल रही थी, मैं जब छोटी सी थी। तो उनको मतलब जीतना, हाँ, बहुत बड़ी बात है। और 3-2 अच्छी फाइट करके, और आर्मी की प्लेयर थी, बहुत अच्छा खेलती थी। तो मैं कहती हूँ कि 2 लेफ्ट डाउन होकर भी मैंने 3-2 जीता, तो एक बिग विन है मेरे लिए और एक मोटिवेशनल विन है मेरे लिए कि इसके आगे जाके मैं और भी अच्छे अच्छे टाइटल्स जीतूंगी। सही, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थी। बेस्ट ऑफ लक आपके अगले आने वाले मैचेस के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया आपने जाना है, उसके लिए भी तो अच्छी बात है, ख़वातीन का इस तरह से आगे अचीव कर रही है, आगे बढ़ी है, और ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जाते जाते हमारी निगरान हुकूमत ने बहुत गलत कर दिया है। हाँ, वो करना भी उनके लिए पता नहीं क्या मजबूरी थी। पेट्रोल की कीमत में नाजरीन इजाफा कर दिया, ये गलत कह रही हैं कि 4 रुपये 13 पैसे का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। बाकी हाई स्पीड डीजल की कीमत को बरकरार रखा गया है। तो इस सूरत हाल पर हम बात करने जा रहे हैं कि मईशत पर क्या असरात मुरतब होने वाले हैं, क्योंकि अगली आने वाली हुकूमत तो कोई 200 कोई 300 यूनिट की बातें, लंबे चौड़े रिलीफ की बातें, और अगला आने वाला रमज़ान मुबारक भी है, लोगों की कैसी मुश्किलात होंगी हम बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौशियात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पहले 15 दिन पहले पेट्रोल वहीं रुका रहा, लेकिन डीजल की कीमतें हमने देखा खासी इजाफा हुई थी, पेट्रोल बहुत कम इजाफा हुआ। लेकिन अब की बार पेट्रोल बढ़ा दिया गया है, डीजल रोक लिया गया है। तो ये जो कीमतें बढ़ी हैं, ऑटोमेटिकली ये तो महंगाई में मज़ीद इजाफा करेगी, और अगले आने वाली हुकूमत के लिए तो ये खासा एक चैलेंज होगा जो प्लान सोच रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप इस वक्त जायजा लें तो ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन जो है वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है इनकमिंग गवर्नमेंट के लिए भी, और जो करंट गवर्नमेंट है उसके लिए भी रहा। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है उसका एक बहुत बड़ा जो एनर्जी प्राइसेस है। एनर्जी प्राइसेस में ऑफ कोर्स पेट्रोलियम पे इस वक्त आपको मालूम है एक 60 रुपए की पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है। इंटरनेशनल कीमतें जो हैं वो भी तकरीबन $80-82 पे हैं। सो इस सब चीज़ों को अगर आप कंसिडर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल इन्फ्लेशन में आता है। फिर फूड प्राइसेस हमारी जब फ्लड्स आए उसके बाद बढ़ी, बिकॉज फूड्स की भी जो मुल्क की किल्लत है वो रही। तीसरी बात यह है कि हमारी एक पैदावारी सलाहियत बहुत कमज़ोर है। सो ये भी इन्फ्लेशन को जो है एक तरह से पुश करता है। सो ये सब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। हमने डिमांड को संभालने के लिए ज़रूर पॉलिसी रेट को कम किया है, बढ़ाया है, और उस पॉलिसी रेट के बढ़ने से हमारी जो प्राइवेट सेक्टर की डिमांड है वो कम हुई है। ये एक ओवरऑल सी सूरत हाल है। जो एनर्जी सेक्टर है पाकिस्तान का, ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म मांगता है। पेट्रोलियम प्राइसेस की डीरेगुलेशन, पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस है उसकी प्राइवेटाइजेशन, उसकी तंजीम नौ, ये सारा काम कोई भी हुकूमत जो है वो नहीं कर पाई। आई थिंक आने वाली हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर ही है, बिकॉज ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर और ओवरऑल इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा बोझ है। और ये डॉक्टर साहब ये एनर्जी सेक्टर में हमने देखा IPPs के बहुत बड़े एक बोझ हम साथ लिए चल रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की जो चीज़ें हैं वो एक बहुत बड़ा चंक हमने टैक्सेस की मद में आवाम पर वो बोझ डाला हुआ है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस पाकिस्तान में ज़्यादा आसान है। तो क्या ये चीज़ें क्या गवर्नमेंट कर पाएगी, क्योंकि उसके तो हाथ में पहले भी कुछ नहीं है, अगले आने वाले वक्त में मज़ीद हम डबल कर्जे पे जा रहे हैं IMF के पास भी, तो ये मुमकिन है कि चीज़ें कम हो सके?
सो ये आपने बिल्कुल बात दुरुस्त रखी है। देखिए, एक तो IMF के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। आपको जिस तरह के डॉलर इनपुट चाहिए, इनफ्लोस चाहिए, वो आप बगैर IMF के कर नहीं पाएंगे। सो लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट। अब IMF के प्रोग्राम में जाना जो है, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। IMF के प्रोग्राम को डिजाइन करना जो है, ये तो असल बात है। अब डिजाइन आपने खुद करना है। अब जैसे आपने कुछ चीजें रखी, IMF आपको ये भी कह सकता है कि आप चीनी पे अपना GST बढ़ा दीजिए, पर आप उनको काउंटर प्रपोजल में ये कहेंगे कि मैं GST नहीं बढ़ाना चाहता, मैं टैक्स ब्रॉडनिंग करना चाहता हूँ, मैं टैक्स फाइलर्स बढ़ाना चाहता हूँ। फिर उसका प्लान सामने रखिए। पाकिस्तान ये प्लान जो है, बहुत जिसे कहेंगे इस तरह का प्लान जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, वो नहीं रख पाता। इसीलिए मैं आजकल बार बार जो हैमर करने की कोशिश कर रहा हूँ, खुदारा एक टीम बनाइए, एक्सपर्ट्स की, समझदार लोगों की, कोऑर्डिनेट करवाइए उस टीम को, सो दैट IMF के साथ रियल सेक्टर, फिस्कल सेक्टर, मॉनेटरी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, इस सब को कोऑर्डिनेट किया जा सके। और जो आपने कहा कि टैक्स ब्रॉडनिंग से लेके एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म तक, क्या वो चीजें हैं जो आप IMF के सामने रखेंगे? यार ये भी याद रखिए, मैं दुनिया भर में काम करता हूँ कि कोई भी टीमें जब दुनिया में जाती हैं किसी भी मुल्क में, उनको उसके मुल्क वाले पॉलिसी मेकर्स से ज्यादा समझ तो नहीं होती ना। तो आप अपने पॉलिसी मेकर्स को यूज किए बगैर अगर सारा कुछ, जैसे एक तरह से मैं कहता हूँ आउटसोर्स थिंकिंग है पाकिस्तान की, अपनी थिंकिंग को तो वापस लीजिए। उसको लेने के लिए मैं हमेशा 3 जुज़ हैं पाकिस्तान को चलाने के। एक डेमोक्रेसी है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको आप एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, पर एक तीसरा जुज़ भी तो है ना, जिसको आप टेक्नोक्रेसी कहते हैं। अगर ये ट्रायंगल है जिसने पाकिस्तान को चलाना है, तो वो कहाँ है? वो टेक्नोक्रेसी सारी आप ले रहे हैं मल्टीलैटरल से, या आउटसोर्स थिंकिंग से, या बाहर के जो कंसल्टेंसीज हैं उनको लेके, और जिनका ग्राउंड रियलिटी से ताल्लुक भी शायद नहीं होता उस तरह। जी हाँ, जिनके ग्राउंड रियलिटी से उस तरह ताल्लुक भी नहीं होता। डॉक्टर साहब, जैसे आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप जैसे बहुत से लोग हैं जिनको एक आम आदमी की भी मुसीबत पता है, और पाकिस्तान के ख़जाने का भी मालूम है, और सिस्टम के अंदर फ्लॉज कहाँ हैं वो भी है। तो इम्पोर्टेड पॉलिसीज़ ला के रखने की बजाय ऑब्वियसली आप ये बात कर रहे हैं कि टेक्नोक्रेसी बड़ा ज़रूरी है कि जो यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एक मेरा बयान जो है वो मैंने देखा, नज़र से गुजरा, तर्जुमान जो वजारत ख़जाना है वो कह रहे हैं कि गैर मकबूल और सख्त फ़ैसलों से मईशत ठीक हो सकती है। तो अगर इसकी एलिब्रेशन में चाहूँ आपसे कि ये सख्त फ़ैसले और गैर मकबूल फ़ैसले तो सर वो होंगे जो फिर आगे खासी महंगाई का बायस बन रहे हैं। So the governments for many decades have understood गैर मकबूल फैसले as the ones जिनमें कीमतें तब्दील होती हैं, या मॉनेटरी टाइटनिंग होती है, यानी कि पॉलिसी रेट को बढ़ा के इकोनॉमी को स्लो किया जाता है। वो इन 2 चीज़ों को हम समझते हैं कि ये गैर मकबूल फैसले हैं और ये टफ डिसीजंस हैं। दीज आर नॉट टफ डिसीजंस। असल टफ डिसीजंस जो है वो तो हम ले ही नहीं पाते। आप डिस्कोस को बेच के क्या आप एक प्राइवेट सेक्टर कंपेटिटिव मार्केट क्रिएट कर सकते हैं? ये है असल फैसला। आप PIA को नुकसान से निकाल सकते हैं बाय सेलिंग PIA। जब टाटा ने खरीदी एयर इंडिया, तो उन्होंने 425 जहाज़ों का जो है ऑर्डर दिया फ्रांस को और अमेरिका को। तो फ्रांस और अमेरिका से ही उनकी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ठीक होगी ना। फिर सख्त फैसला ये है कि क्या आप 20-25 लाख जो रिटेलर है पाकिस्तान का, उसको इनकम टैक्स के निज़ाम में, उसको सेल्स टैक्स के निज़ाम में थ्रू दी POS मशीन्स ला सकते हैं, जो 20-25-30 हज़ार से ऊपर आप नहीं कर सके? क्या आप ये फैसला कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की कलेक्शन 4 अरब रुपया होती है पाकिस्तान में, 22% है ये मेरी पूरी हुजम का ऑफ द इकोनॉमी? क्या आप ये फैसला कर सकते हैं कि ये काम आपने करना है? देखिए, पहले तो डिसाइड कीजिए, समझ ही नहीं आ रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि टेक्नोक्रेसी चूंकि कंप्लीटली मिसिंग है इस पिक्चर से, कि असल में मुश्किल फैसले कहते किसको हैं? पाकिस्तान ने तो मुश्किल फैसले लेने का शुरू ही नहीं किया अभी। आप तो आसान तरीन काम ये है कि नेपरा ओगरा ने टैरिफ डिटरमिन किया, उससे बड़े नुकसान किए, ये बड़ा उससे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपने दी है कि मुश्किल फैसला तो किए ही नहीं, ये तो आसान फैसले थे कि उठा के टैक्स डाल दें इधर, उठा के टैक्स डाल दें इधर। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा हमारी नुमाइंदा फातिमा शराजी ने भी हमें ज्वाइन किया है। इस वक्त एक पेट्रोल पंप पे मौजूद है, आवाम के रिएक्शन भी जान लेते हैं। कल पेट्रोल में खासा इजाफा कर दिया गया है। जी फातिमा, बताइएगा।
जी बिल्कुल, गरीब आवाम के साथ महंगाई के नाम पर मुसलसल दहशत गर्दी हो रही है। 2 दिन की निगरान हुकूमत थी जिसने पेट्रोल का बम जो है वो गरीब आवाम के सर फोड़ दिया है और इस वक्त आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। आवाम कि वो किस तरह गुजारा करे और आने वाली हुकूमत के साथ क्या मुतालबा है और पेट्रोल महंगा होने पर उनके क्या जो है कमेंट्स हैं। मेरा ये पैगाम है आने वाली हुकूमत के लिए, जब तक ये आवाम को कोई रिलीफ नहीं देंगे, आवाम इनके लिए कोई भी अच्छा नहीं सोचेगी, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो गरीब की पहुंच में हो, हर चीज़ गरीब की पहुंच से दूर होती जा रही है। ज़ाहिर बात है, आप फ्यूल प्राइस बढ़ेंगे उसका असर बाकी चीज़ों पर भी पड़ता है। और हमारी यही नई आने वाली हुकूमत से गुजारिश है कि वो आवाम को रिलीफ दे, आवाम के लिए कुछ अच्छा करे और मुल्क के लिए अच्छा करे। ठीक है जी बिल्कुल, यहाँ हमारी शहरी से बात है, उसका ये कहना है कि गुज़िश्ता हुकूमत तो जो उसने करना था कर गया, लेकिन आने वाली हुकूमत से हमारी डिमांड ये है कि अवाम को रिलीफ देना चाहिए। गुज़िश्ता रात जो है फी लीटर 4 रुपये पेट्रोल में इजाफा कर दिया गया, जिसकी नई कीमत जो है वो 279 है। फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आवाम जो है उसके तासुरात जान रहे थे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो सख्त फैसलों के हवाले से बात करें, सख्त फैसले तो वो थे जो किए जाने चाहिए थे। टैक्स कलेक्शन के साथ साथ टैक्स का जो टैरिफ है वो बढ़ता, लोग ज़्यादा टैक्स नेट में आते। लेकिन एक चीज़ अभी एक और रिपोर्ट में चाहूँगा उस पर ज़रूर तबसरा ज़र मुबादला के ज़खायर स्टेट बैंक की रिपोर्ट जो है इस माह की जब आई है तो उसमें भी खासी कमी नज़र आई है। ये कमी का रुझान क्या वजूहात हैं आप समझते हैं? एक और जो सख्त फैसला है जो आने वाली हुकूमत को लोगों को रिलीफ की मद में करना चाहिए वो ये है कि वो अपने खर्चे कम करें, खातिर खा एक्सपेंडिचर का जब रिफॉर्म करेंगे तो उनके पास पैसे होंगे। बता रहे हैं अपने खर्चे असल सख्त फैसला यही है, असल सख्त फैसला यही है। जब आप ये खर्चे कम करेंगे तो आप रूम क्रिएट करेंगे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे डालने का। दिस इज द बेस्ट रिलीफ पाकिस्तान के लिए। अब आपने जो बात की ज़र मुबादला के ज़खायर की, देखिए यही वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज है। अभी अप्रैल में पाकिस्तान ने $1 अरब की और पेमेंट करनी है। हमारे इनफ्लोज अभी भी स्लो इसलिए हैं कि सब देख रहे हैं कि IMF का जो आखिरी रिव्यू है इस प्रोग्राम का और फिर IMF के साथ नए प्रोग्राम का जो इजरा है वो कैसे चलता है। पाकिस्तान को मल्टीलैटरल्स को, पाकिस्तान को कमर्शियल को, पाकिस्तान को अपनी बॉन्ड की पेमेंट, पाकिस्तान को अपने फ्रेंड्स की पेमेंट्स, ये सब इस साल करनी है। ये एक बड़ी रकूम है। पाकिस्तान को औसतन $25 अरब इस साल जो हैं वो रीपे भी करने हैं और उसमें जो कुछ हैं रोल ओवर्स भी कराने हैं। ये सब काम पाकिस्तान को करना है। सो देयर इज अ कंटिन्यूअस प्रेशर ऑन पाकिस्तान रिजर्व्स। मैं तभी कहता हूं कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा काम जो है वो पाकिस्तान की डेट रीप्रोफाइलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग है। अब ये फिर बड़ा फैसला है। अभी तक हमने इस फैसले की तरफ मेरा ख्याल है कि मूव भी करने की कोशिश नहीं की। उससे मतलब क्या है? वेयर इज योर डेट रीप्रोफाइलिंग टीम ऑफ पाकिस्तान? जो ये सब चीज़ें हैं जिनकी मैच्योरिटीज तब्दील होनी है, जिनके साथ हमने दोबारा गुफ्तगू करनी है, जिनको रिसाइकिल करना है, नया डेट कहाँ से आना है, ताकि जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं ये 8 अरब से क्या मानी है? देखिए 8 अरब से मानी ये हैं कि आपके पास कम से कम 3 माह के ज़खायर होने चाहिए इंपोर्ट्स के। इसका मतलब है $15 अरब। तो आप एक कंफर्टेबल जोन में होते। आज आपके पास 1.5 माह के ज़खायर हैं और वो भी ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि लार्जली बोरोड हैं। पाकिस्तान का नेट इंटरनेशनल रिजर्व जो एक टर्म ऐसी है कि हम अगर 12 महीने की पेमेंट्स अपनी ले लें आर इन द नेगेटिव। सो पाकिस्तान को बहुत इंपॉर्टेंट कलीदी फंडामेंटल फैसले करके आगे तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब आने वाली हुकूमत है उसको भी टफ टाइम देखना पड़ेगा, तो ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि मुल्की हालात बेहतर हो, रमज़ान भी सर पर है, फिर लोगों पर महंगाई का भी बोझ है। इसको सम अप कर दें प्लीज़। ये देखिए, सम अप करते हुए मैं ये कहूँगा कि पहले तो एक कॉम्पिटेंट टीम लाएं हर सेक्टर में जो IMF के साथ भी निगोशिएट करे और अपनी पॉलिसी खुद लेकर लिखे। इनकम सपोर्ट की मद में लोगों को टारगेटेड रिलीफ दीजिए। मैं तो ज़्यादा इसमें नहीं चाहता कि हम इतनी मशीनरी को दौड़ाएं कि हम पैकेजेस डेवलप करें, उनके घर पैसे पहुंचाएं, लेट देम डिसाइड उन्होंने दूध खरीदना है कि तालीम के लिए पे करना है। सो इमीडिएटली तो ये कीजिए। दूसरी बात यह कि जो नया बजट आ रहा हो उसमें अपने खर्चों को बहुत कम कीजिए और जिन पर टैक्स का बोझ नहीं है या जो अपनी सकत से कम टैक्स पे कर रहे हैं वो टैक्स का और ये चीज़ों का बहुत बड़े चैलेंजेस है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ है। और बड़ा अहम मामला है, नई हुकूमत आएगी, सर पर उनके में मुसीबत खड़ी है, वो किस तरह निपटेगी ये बात होगी। ब्रेक लेते हैं जी।
आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक, दुनिया बोल है में आपको खुशामदीद कहेंगे। और अब कल का दिन बड़ा एक अहम था। पाकिस्तान की नई कौमी असम्बली का पहला इजलास मछली बाजार का नाज़रीन मंजर पेश करता रहा और टीवी स्क्रीन के जरिए यह मंजर दुनिया भर में देखा गया। ताख़ीर की रिवायत भी बरकरार रही और नई नवेली असम्बली का इजलास पूरे 1 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ। आम सी बात है, बाकायदा खास तिलावत गुलाम पाक और से हुआ और नात रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पेश की गई। इसके बाद वो नारेबाजी भी हुई कि ऐवान कबाड़ी बाज़ार या मछली बाज़ार का मंजर पेश करने लगा। कल 9 अदद मुंतखब अरकान से हल्फ लिया गया, जिनमें जरदारी साहब भी शामिल हैं और नवाज शरीफ भी शामिल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अब पाकिस्तान में नई असम्बली, नई हुकूमत और नए मामलात उसका आगाज़ होने जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत पंजाब में वापस आई है कि मरियम साहिबा वहाँ, और असल मामला, असल मार्का है जो फेडरल में शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। चैलेंजेस आपकी हुकूमत के लिए जो हैं सर, और दूसरी जानिब इत्तेहादी हुकूमत बन रही है, बहुत सी जमातें साथ हैं और मुश्किलात नहीं बढ़ रही? देखिए, जिन ममालिक में जमहूरियत होती है ना, और ख़ुसूसन अगर आपको किसी जमात को मेजॉरिटी ना मिले तो वहाँ इस तरह का शोर गोगा भी होता है और ऑब्वियसली हुकूमत के लिए चैलेंजेस भी बहुत बड़े रहते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर तो आपके पास सिंपल मेजॉरिटी हो या 2/3 मेजॉरिटी हो तो फिर आप अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक चीज़ों को उसका अमली जामा पहना सकते हैं। लेकिन यहाँ चूँकि हमें जमहूरियत के सिस्टम को अपनाया हुआ है और उसमें यह है कि हर किसी के मैंडेट को रिस्पेक्ट करना है, तो चैलेंजेस तो हैं और आई एम श्योर कि अपोजिशन भी इतनी जिम्मेदारी का सबूत देगी जितना हुकूमत देती है, और मिल के तो ये चैलेंजेस जो मईशत का खसूसन चैलेंज है उसको, और ये दहशतगर्दी वाला, और फिर बैनुल-अक़वामी सतह पे, सफारती सतह पे पाकिस्तान के इमेज को कुछ तो हमारे बाहर के दुश्मन डिस्टार्ट करते रहे। हमेशा हमें टेररिज्म से, हम टेररिज्म का शिकार रहे और वो हमें टेररिज्म का ब्लेम भी करते रहे, और कुछ हमारे अपने मेहरबान दोस्त मुल्क से बाहर खत लिखते रहे, IMF को लिख दिया, इसको लिख दिया, सोशल मीडिया पे आगे पीछे लेटर, मुल्क को बदनाम करने के लिए कि ये इस मुल्क में कोई सिस्टम नहीं चल सकता। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और इनको हल करना सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है। आई थिंक मुश्तरका एक कोशिश ज़रूरी है जिसमें अपोजिशन का एक अपना रोल है, चूँकि वो भी इलेक्टेड लोग हैं, हुकूमत के लोग हैं। तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह पंजाब के अंदर सिंपल मेजॉरिटी है, लेकिन उसके बावजूद एक अपोजिशन भी, पोटेंट अपोजिशन मौजूद है। तो अगर पंजाब की डेवलपमेंट और वेलफेयर और उसकी बेहतरी मकसूद है तो मेरे ख्याल में मिलजुल के सबको काम करना होगा। और इसी तरह मरकज़ के अंदर भी शहबाज शरीफ साहब एक तजर्बाकार, एक कोना मश्क, एक वो गो गेटर जिसको कहते हैं, एक डूअर जो कि इम्प्लीमेंट कर जा सकते चीज़ों को, और फिर उनके अंदर वो मिलनसारी का जज्बा भी है, वो सबको साथ लेके चलेंगे तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह हम आगे निकल जाएंगे। साहब, ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि 16 महीने शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तमाम सियासी जमातों के साथ रहे। वो एक ख़ास प्रेशर होता है कि आपने अपने इत्तेहादियों को वजारतें भी देनी है, उनकी बात भी माननी है, क्योंकि हुकूमत पर ये अनदेखा एक प्रेशर साथ साथ चलता रहता है। तो अब इसी इसना में फिर से वैसी एक हुकूमत होगी, बहुत बड़ी काबीना, बहुत से मुशीर, बहुत से बड़े मामलात। तो फिर इस वक्त हुकूमत को और पाकिस्तान को ज़रूरत तो बहुत फोकस होने की है। मसाइल वैसे नहीं होंगे जैसे 16 महीने मियाँ शहबाज शरीफ को रहे। जो तो PDM की हुकूमत थी ना, उसमें तो सारी जमातों की शमूलियत थी और सारी जमातों के मुतालबात थे कि हमें मिनिस्ट्रियाँ दें। दैट इज़ वाई वो बहुत बड़ी कैबिनेट को 80-85 विच वाज अनडिज़ायरेबल। मैं ये कहता हूँ कि हमें जब मुल्क को आगे निकालना है तो सिर्फ वजारतों का लेन देन ही नहीं होना चाहिए। अभी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट इस तरह है कि अभी नून वालों ने खुद ही उसके अंदर PPP जो मेजर कंपोनेंट है वो शामिल अभी नहीं है और नहीं होना चाहते, और उसमें MQM की रिक्वायरमेंट कुछ है, उनको ज़रूर नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। तो मेरे तो ख्याल में, और मुझे आई एम श्योर के प्राइम मिनिस्टर भी इस चीज़ का ख्याल करेंगे कि छोटी सी छोटी कैबिनेट हो
और उसमें सिर्फ ज़रूरी मिनिस्टर हों, गवर्नमेंट के अखराजात को कंट्रोल किया जाए और माजी में जो गलतियां होती रही हैं उनका अजाला किया जाए और दोबारा उनको रिपीट ना किया जाए। मुल्क को अगर आगे चलाना है ना, तो मुल्क को ऐसे चलाना चाहिए जैसे अपने घर को हम चलाते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, एक एक पैनी की बचत करते हैं, हर तरफ के अखराजात को कंट्रोल किया जाता है। तो आई कैन अश्योर यू के अभी इंशाल्लाह ये पीपल पार्टी भी और मुस्लिम लीग नून भी और MQM भी और इनके साथ बाकी जो जमातों का इत्तेहाद है, ये मिल के सूबा सिंध के अंदर भी उनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में भी हमारा उसमें रोल होगा, मरकज़ के पंजाब के अंदर भी हमने उनको गवर्नर का वो दिया है, और इन एडिशन टू दैट उनके MNAs MPAs वगैरह का डेवलपमेंट का भी ख्याल रखना होगा। तो मेरे ख्याल में कलेक्टिवली हमारे मुल्क में ना ये एक समझ होनी चाहिए कि जब बंदा एक वज़ीर आला बनता है तो अपोजिशन भी होती है, जैसे मरियम नवाज ने कहा कि मैं वज़ीर आला सबकी हूँ, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर भी हाउस का भी है और अपोजिशन का भी है और सबका प्राइम मिनिस्टर है, और वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। और ख़ुसूसन जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो आपने देखा कि इंडिया का नरेंद्र मोदी बाहर जब भी गया है वहां कभी कांग्रेस की बात नहीं हुई, और कांग्रेस वाले जाते रहे, उन्होंने कभी बीजेपी की बात नहीं की। हमारे लीडर जो हैं हम इसको इंटरनेशनलाइज करते हैं अपने डोमेस्टिक। जल साहब इसका मतलब ये है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वही लोग जो आके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में मेंबर असम्बली बन रहे हैं वो भी फिर उसी तरह से साथ होंगे और उनका भी वैसे ही ख्याल रखा जाएगा जो बात की गई है मरियम नवाज की जानिब से पंजाब में, कि मरकज़ में भी वैसे ही होगा, और फिर सूबा भी मरकज़ के बहरहाल तहत तो चलता ही है KPK, वहाँ पर भी पूरी तरह सपोर्टिव होगी, क्योंकि माजी में सूरत हाल हमने 13 और 18 के दरमियान ऐसी नहीं देखी। देखें ऐसा होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ ना कि आपके हालात आपके रवैयों से तब्दील होंगे, अगर मुस्बत रवैये हों और आप अकोमोडेटिव हों, और मेरे ख्याल में हुकूमत जो है उसको ज़्यादा अकोमोडेटिव होने की ज़रूरत होती है, वो बहुत कुछ सुन भी लेती है। लेकिन आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली जब ये पीछे तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो एक ऐसे था जैसे एक दुश्मन के साथ आपने हाथ नहीं मिलाना। इमरान खान साहब अंदर आते थे असेंबली में तो फ्रंट से नहीं आते थे कि कहीं लीडर ऑफ द अपोजिशन से सलाम ना देना पड़े, जो कि एक इस्लाम के मुताबिक एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप अपने हर एनिमी को भी जात के उसके साथ मिलते हैं। वो पीछे से घुस के दूसरी रो के अंदर से उधर आते थे। ये रवैया जो है ना ये शो करता है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है उसके अंदर वो निखार नहीं है, कॉम्प्लेक्स्ड है। आप ओपन रहें, आप अपने असूलों पे कायम रहें, आप प्रिंसिपल्स के ऊपर बिल्कुल ना करें, आप क्रिटिसिज्म भी करें, लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप्स असेंबली के अंदर अगर नहीं होंगे तो फिर डेमोक्रेसी ऑनेस्टली मैं अपने बिल्कुल दिल की अथाह गहराइयों से तो फिर डेमोक्रेसी जो है नहीं चल सकती। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत इतनी मजबूत दिखाई नहीं देती है, और साथ ही साथ उन्होंने ये फैसला भी किया कि अब मैं अपोजिशन में बैठूंगा, तो इस पे क्या कमेंट करेंगे? देखें वो ये तो ठीक कहते हैं कि हुकूमत इतनी मजबूत नहीं बन सकी। उसकी वजह यह है कि एक माइनॉरिटी पार्टी की हुकूमत है, इसको हमें ये फैक्ट्स है ना जो ऑन ग्राउंड है। अगर तो हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी होती, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी होती तो एक मजबूत हुकूमत बनती। आप जब मरूने मिन्नत है एक और पार्टी के भी, और उस पार्टी का भी एक मैंडेट है और उसकी भी डिमांड्स हैं, तो ऑफ कोर्स फिर आपने हैंड इन ग्लव आगे चलना है। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान एक बड़े समझदार, एक कोनामश्क, एक तजर्बाकार लीडर हैं, लेकिन उनकी जो सियासत है ये कभी तोड़ फोड़ की सियासत नहीं रही। वो हमेशा बातें तो बड़ी अच्छी सोच के वो करते हैं। तो आई एम श्योर कि इन दी लॉन्ग रन आप देखती रहना कि वो भी इंशाल्लाह हुकूमत के साथ तामुन भी करेंगे, साथ रहेंगे। उनको थोड़ी एंग्जाइटी है और ये है कि KP में जो कुछ वो तवक्को कर रहे थे वहाँ उनको इतनी सीटें नहीं मिली, एक स्टेज के ऊपर उनका सदारत के लिए भी अपना नाम की सोच थी। तो ये पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनको ये परेशानी तो हो जाती है ना कि अगर हमें इतना मैंडेट मिलना चाहिए, चूँकि मौलाना फजलुर रहमान का बहुत असर है खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान के अंदर भी, और मुल्की सतह के ऊपर भी उनका पॉलिटिकल पार्टीज में भी नवाज शरीफ साहब से उनके ज़ाती वो हैं, शहबाज शरीफ साहब, उधर जरदारी साहब के साथ। तो आई एम श्योर के ये शुरू में थोड़ा होगा, लेकिन इसके बाद ये मिल के चलेंगे तो मुल्क आगे चलेगा। ये जल साहब ये बहुत ज़्यादा बात की जाती रही कि शायद मौलाना को जिस तरह से माजी में राज़ी किया गया
वैसे उनको अब राज़ी नहीं किया गया कि वो हुकूमत का हिस्सा बने, हुकूमत के साथ हो, हालांकि वो खुद अब असम्बली में पहुँचे हैं अब की बार एक 5 साल के अरसे के बाद। तो क्या वाकई नून लीग ने मौलाना साहब को उस तरह से अपने साथ नहीं मिलाया, राज़ी नहीं किया जैसे माजी में रिलेशनशिप था आपका? जी देखें, ये मेरे ख्याल तासुर गलत है। मुस्लिम लीग नून के मफाद में है कि जब इनके पास मेजॉरिटी नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, बाकी तावन से बन रही है, तो हमें तो हर किसी का तावन चाहिए। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान की तकरीम जो है वो सर आंखों पे, शहबाज शरीफ साहब उनके पास भी गए थे, अभी असेंबली में जाके नवाज शरीफ साहब भी उनको मिले हैं। तो आई एम श्योर कि जब ये इकट्ठे मिल बैठेंगे तो मुल्क के मफाद में आगे सोचेंगे। हर जमात मुहिब वतन है, हमें मुल्क को इस मुश्किल से निकालना है और ये औहदे आते जाते रहते हैं, हुकूमतें भी आती जाती रहती हैं। वक्त कम है, लास्ट आपका कमेंट चाहूंगी कि अब आने वाली हुकूमत को क्या देख रहे हैं कि इन खारजी मसाइल का सामना करना पड़ेगा? देखिए, आने वाली हुकूमत को फॉर श्योर जो खारजी मसाइल की आप बात कर रही हैं ना, उसमें एक तो सी पैक को आगे लगाना है। तो सी पैक की वजह से अमेरिका सीख पाया है, वो कहते हैं ये रेड लाइन है। आपको सऊदी अरेबिया के साथ, आपको यूएई के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, आपका अमेरिका के साथ, चाइना, रशिया, इन कंट्रीज के साथ आपको आगे बढ़ के अच्छे ताल्लुकात करने हैं। फिर आपके ओवरसीज एम्प्लॉइज हैं, ज्यादातर वो यूएई की कंट्रीज के अंदर है, तकरीबन 3-4 मिलियन। हमें इनके लिए अपॉइंटमेंट ढूंढनी है। यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, जहां इनकी सैलरीज 3-4 गुना बढ़ सकती हैं। और फिर अपने तौर के ऊपर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका के अंदर आपको फ्रेंड्स को लेना है ताकि यूनाइटेड नेशन में आपके वोट बने। और फिर कश्मीर के मसले के ऊपर, पैलेस्टाइन के मसले के ऊपर, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जितने असूलन हमारी पॉलिसीज है उसके, और खारजा पॉलिसी की आपको एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन तय करनी होगी, उसके अहदाफ रखने होंगे, शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, और उसके ऊपर आपको चलना होगा। तो आई एम श्योर कि हुकूमत को इस चीज़ का इदराक है। बहुत शुक्रिया सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत के लिए चैलेंजेस हैं बहरहाल कि वो कहाँ और किस तरह से किस तरीके से अपने आगे की स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, और डेफिनेटली आवाम के लिए और पाकिस्तान की इमेज पूरी दुनिया में बेहतर हो, इस पे काम करना चाहिए। बात करते हैं पीएसएल की थोड़ी सी क्योंकि अब बहुत कम है, पीएसएल की बात कर रहे थे। पीएसएल सीजन 9 है और कल हम देखा कि भाई कोयटा ग्लेडिएटर्स ने दिलचस्प मुकाबले के बाद कराची किंग्स को शिकस्त दे दी है और कराची ने 166 रन का हदफ बनाया था, कोयटा ग्लेडिएटर्स ने आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। तो हम बात करेंगे, सैयद मोहम्मद उवैस हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लाहौर ने रिवायत बरकरार रखी कि वो लाहौर में रह के हारें, और कराची ने रिवायत शायद आगाज़ कर दिया है कि 2 मैचेस कराची में खेल के वो हारे हैं। क्या आपको लग रहा है कल का मैच खासा लो स्कोरिंग मैच था दोनों जानिब से? हालांकि कोयटा लग रहा था इजीली मैच जीत जाएगा, लेकिन जीते तो सही, लेकिन बहुत आखिर में जाके क्या कहेंगे कल के मैच पर? देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग ने इस दफ़ा बड़ा एक मैं कहता हूँ कि झटके भी दिए हैं। खास करके लाहौर की बात करें, जैसे आप कह रहे थे कि 2 दफ़ा चैंपियन टीम अपना, और विनिंग परसेंटेज की बात करें, शहीन अफरीदी की 75% उनकी विनिंग एज अ कैप्टन फॉर द फ्रेंचाइज, उसका बिल्कुल पट्टा बैठ गया। यहाँ पर 6 के 6 मैचेस ऑन द ट्रॉट लाहौर कलंदर जोन सी है, 5 बल्कि मैचेस जोन सी 6 मैचेस बल्कि वो हारी ऑन द ट्रॉट। तो बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है उनकी परफॉर्मेंस। उस पर बात अगर कराची किंग्स की मैं करूँ, कराची किंग्स में मुझे खुद समझ में नहीं आती जो थिंक टैंक वहाँ पर बैठा। आपको पता है थिंक टैंक भी पूरा का पूरा तब्दील हुआ है। पहले वसीम अकरम थे, वसीम अकरम है कोई नहीं उनके साथ, अब थिंक टैंक भी चेंज हुआ है, लेकिन टीम ऑन द पेपर बड़ी तगड़ी आपको नज़र आती है। टिम सिफर्ट ज्वाइन कर चुके हैं, शान मसूद हैं, शोएब मलिक हैं, पोलार्ड हैं, शमसी हैं, तो एक बड़ा तगड़ा स्क्वाड आपको नज़र आता है, लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रहे। आई डोंट नो टीम यूनिट जेलअप नहीं हो पा रहा या मसला क्या चल रहा है। कल भी आपने देखा होगा जब जेसन रॉय को उन्होंने आउट किया था तो ऑलमोस्ट कराची किंग्स वापस आ चुका था मैच के अंदर, लेकिन हैट्स ऑफ दोनों वेस्ट इंडियंस को। अकील हुसैन, रुदरफोर्ड की बात करें, उन्होंने क्लीनर्स अपना जिस तरीके से 6 छक्के रुदरफोर्ड ने भी मारे, उन्होंने पूरा का पूरा मैच ही पलट दिया। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड आखिरी बॉल तक गए, टफ फाइट हुई है, अच्छी बात है, लेकिन कराची किंग्स को मैं कहता हूँ कि अब धाड़ना है। तो हमेशा बात होती है कराची धाड़ेगा, मुझे नहीं पता कब कराची किंग्स धाड़ेगी टीम, लेकिन अब आपको करना पड़ेगा, आपको तब्दीली लानी पड़ेगी टीम के अंदर। आपको लोकल जब तक आपका प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा आप ओवरसीज़ पर रिलाई नहीं कर सकते। दूसरी टीम का चीज़ें ये हैं, मुल्तान की बात करें तो ओवरसीज़ का जो प्लेयर उसके साथ लोकल टैलेंट परफॉर्म करता है, आपके लोकल टैलेंट को परफॉर्म करना पड़ेगा। सही। अच्छा वैसे एक चीज़ मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा, कोयटा ग्लेडिएटर्स ने कल स्पिनर्स के साथ बड़ा काबू किए रखा कराची किंग्स को, और ऐसा लग रहा था कि कराची के बड़े प्लेयर भी
वो भी शायद उस तरह से खुल के खेल नहीं पा रहे। तो कल स्पिनर्स जो क्वेटा के हैं वो उन पर क्या कहेंगे, बड़ी छाए रहे हैं। देखिए अगर स्पिनर्स की मैं बात करूँ, इसमें कराची की थोड़ी सी विकेट भी आपको पता है स्पिन बॉलिंग को यूनिट को सपोर्ट करती है, क्योंकि स्लो विकेट है, आसान विकेट नहीं है वहाँ पर बैटिंग करना, क्योंकि हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं होते एज कम्पेयर टू पिंडी की। आप देखें यहाँ तो 225 भी चेज हुआ है। स्पिनर्स को क्वेटा का एक फाइंड बड़ा ज़बरदस्त था। यहाँ पर स्पिन बॉलिंग यूनिट की बात करें, उनके पास नेव स्पिनर्स यहाँ पर मौजूद हैं, फिर बैकअप प्लेयर्स भी मौजूद है। और ख़ास करके जब मैंने कहा ना कि दो चीज़ें यहाँ पर हैं, क्योंकि आप अपने लोकल टैलेंट पे जब ज़्यादा रिलाई करते हो एज कम्पेयर टू ओवरसीज़, कराची किंग्स ज़्यादा रिलाई करता है अपने ओवरसीज़ प्लेयर्स पे, और वो ज़्यादा अफेक्टिव है जहाँ पर पेस अपना बॉल आए, और ख़ास करके वेस्ट राइट पे वो ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जो बैटिंग लाइनअप मैंने आपको बताई है उसमें ज़्यादा आपको वही प्लेयर्स नज़र आते हैं, तो वो स्ट्रगल करते हुए आपको नज़र आते हैं स्पिनर्स के खिलाफ। अब टूर्नामेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैं हमेशा ये बात पहले भी ऐड ऑन करता रहा हूँ कि वो टीम जीतेगी जिसका स्क्वाड वो आखिर तक बरकरार रखेगा, क्योंकि बीच में आपको पता है नेशनल ड्यूटीज़ भी आनी है, प्लेयर्स ने वहाँ जाना होता है। फिर दूसरा सबसे बड़ा मसला आता है इंजरीज़ का, स्क्वाड जब टूटता है तो डिस्टर्ब होता है सारा। लेकिन अगर मैं दूसरी टीम्स को कंपेयर करके कराची को थोड़ा सा देख रहा था, एनालाइज कर रहा था कि मुल्तान सुल्तान की अगर मैं बात करूँ, मुल्तान सुल्तान में जो थिंक टैंक बैठा हुआ उसने 3-4 महीने ही पहले तैयारी कर दी थी कि इस प्लेयर को हम कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं, लोकल टैलेंट इसको हम उठा सकते हैं। वैसे अगर कराची की बात करूं तो उसमें वो चीज़ नज़र नहीं आई मुझे कि पहले जो तैयारी करके आप रखते हो कि यार इस प्लेयर को पिक करना है, ये हमारा डोमेस्टिक का प्लेयर होगा, इसको हम कर सकते हैं। तो ये जो मामलात हैं कराची किंग्स को लिटरली सोचने पड़ेंगे। एक बड़ी टीम है, स्टार्ट से ही PSL के जब पहला सीजन भी था तब भी ऑन द पेपर आपको सबसे तगड़ी साइड वो नज़र आती थी, लेकिन जब डिलीवर की बात आए तो जैसे साउथ अफ्रीका को हम चोकस कहते हैं, इनको चोकस का टैग लग चुका है PSL का कि डिलीवर नहीं कर पाते बड़ी स्टेज के ऊपर। नहीं, एज़ कम्पेयर टू कराची अगर कोयटा वैसे बात करें तो कोयटा पिछले 2 से 3 सीज़न में बिल्कुल बॉटम पे थी, और अब की बार कोयटा ने कैप्टन चेंज करने के साथ साथ बड़ी स्पीड पकड़ी है। टीम में चेंज वहाँ देख रहे हैं, वहाँ तो थिंक टैंक वही जो पहले भी थे और अब भी हैं, वही उनके द ग्रेट विविन रिचर्ड भी हैं, मोइन खान भी हैं, लेकिन टीम बिल्कुल चेंज हुई है पिछले 3 सीज़न के बाद। देखिए दो चीज़ें हैं, अगर मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करूं तो एक अच्छी बात थी कि आपने एक सीनियर प्लेयर को अपने साथ रखा, आपने उनको रिस्पेक्ट भी दी, आपने बहुत लंबा उनको कैरी किया, ऐसा कैप्टन सरफराज अहमद की बात कर रहा हूँ। लेकिन थिंक टैंक के अंदर उन्होंने एक चीज़ ऐड की है, वो है शेन वॉटसन, जो कि एग्रेशन लेके आते हैं, आपने देखा होगा स्टाफ के अंदर। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे क्वेटा की लगी थी, अगर पिछले सारे टेन्योर को उठा के देखें ना, क्वेटा का सबसे बड़ा मसला था उनका बैटिंग यूनिट। उनका बैटिंग यूनिट जो ओपनिंग डिपार्टमेंट है तो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, आपको बिट्स एंड पीसेस में नजर आती थी पार्टनरशिप्स। लेकिन इस साल क्वेटा की बात करें, उनके पास फायर पावर भी मौजूद है, जिस तरीके से जेसन रॉय परफॉर्म करें, फिर नीचे जाके रुदरफोर्ड उनके पास, अकील हुसैन उनके पास मौजूद हैं, उनके पास एक फायर पावर मौजूद है। फिर पेस बैटरी की बात करें, मोहम्मद आमिर का आपको सामने है कि इकॉनमी रेट उनका वन ऑफ द बेस्ट इकॉनमी रेट्स है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर इस वक्त जा रहा है। तो एक प्रॉपर एक जो है ना, एक मैं कहता हूँ कि प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको नजर आ रही है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अंदर कि किस तरीके से लेके चलना है। सबसे अच्छी चीज़ फिर मैं कहता हूँ कि वो मैंने कहा ना कि एक कोलैबोरेशन आपकी होती है लोकल प्लेयर्स और आपके फॉरेन प्लेयर्स की। अगर आप ज़्यादा अपने फॉरेन प्लेयर्स पर रिलाई करोगे तो आपको नुकसान होगा। वैरस दूसरी टीम्स, अगर आप क्वेटा से निकल के मुल्तान की बात कर लें या आप बात कर लें, चले मुल्तान की अगर मैं कर लूँ, मुल्तान के अंदर मैंने कहा ना कि आपके लोकल प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। आपके पास आपका पेस बैटरी, याद आपको कि उनके डेविड विली भी इंजर्ड हो चुके थे, डेविड मलान भी इंजर्ड हो चुके थे, उनके बावजूद मुल्तान सुल्तान ने वो मैच जीता क्योंकि उनके जो लोकल टैलेंट है उसने परफॉर्म किया था। फैसल अकरम वगैरह उनको कंडीशंस का बेहतर पता है। तो आपको अपने लोकल टैलेंट को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके उसके ऊपर बैठ के उसको बताना पड़ेगा कि यार आप आने वाला फ्यूचर आपने परफॉर्म करना। अगर आप ओवरसीज के ऊपर रहोगे तो फिर सूरत हाल होगी। ठीक है, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ बहुत मौजूद थे। अवैस साहब का बहुत शुक्रिया। बोल के लिए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आज पाकिस्तानी मारूफ फोक गुलकार आरिफ लोहार की आज 96 आलम लोहार की आज जो है वो 96वीं सालगिरह मनाई जा रही है। और आलम लोहार 1 मार्च 1928 को गुजरात के एक नवाई गाँव में पैदा हुए। बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट चिमटा, और आज तक उस चिमटे का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह वापस आएंगे, फिर मजीद बात करेंगे हमारे साथ। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। नाज़रीन वेलकम बैक टू बोल पाकिस्तान। और अब ज़ाहिर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं और आज के दौर में अगर आपसे सवाल हो कि रोज़गार के लिए अमेरिका या किसी यूरोपीय मुल्क जाना चाहें तो ज़्यादातर लोगों का जवाब हाँ में होगा, क्योंकि
मैंने पहले इस स्टोरी पढ़ी है, लास्ट ईयर भी कुछ 10 मिलियन पाकिस्तानी हैं जो बाहर ममालिक में चले गए हैं रोज़गार कमाने के लिए। और ज़्यादातर तो लोगों का जवाब हाँ में होता है जब उनसे सवाल किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मसाइल और कन्फ्यूजन इस बात पे होती है कि जाएं कैसे, जाएं कहाँ, किससे रब्ता करें, क्योंकि फ्रॉड का जो अमल है नाज़रीन वो बहुत ज़्यादा इस वक्त हो रहा है और लोगों को मालूम ही नहीं होता। पैसे देते हैं, इमिग्रेशन के फ्रॉड होते हैं, कई लोग तो गैर कानूनी डंकी जिसे हम बोलते हैं उस तरह से जा रहे हैं और फिर जो हाल होता है वो सबके सामने है। पाकिस्तान दुनिया में उन टॉप 10 ममालिक में शायद होगा जहाँ के लोग इतना सादा और मासूम है कि वो लीगल और बिल्कुल ठीक तरीके से जो काम 10-15 लाख में कर सकते हैं वो 2 नंबरी के लिए भी इसी काम के लिए 30-40 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं। और हज़ारों की तादाद में पूरे माफियाज मौजूद हैं जो इमिग्रेशन और बैरून मुल्क रोज़गार के नाम पर लूट रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इमिग्रेशन एक्सपर्ट मुफ्ती जुनैदुल्लाह साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरे साहब सादा और आसान सवाल है कि ये हर जगह हमें इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स भी नज़र आते हैं सोशल मीडिया पे, हर जगह पे, और कि जी बाहर जाने के लिए, क्या ये बाहर जाना इतना आसान है? जो लोग समझते हैं कि यार कोई इशू नहीं है, मैं अगर पढ़ा लिखा नहीं हूँ कोई इशू नहीं, स्किल्स नहीं है कोई इशू नहीं, 30-40 लाख रुपया दूंगा तो चला जाऊँगा। देखिए सबसे पहला सवाल ये है, जो आपका जवाब है ना वो ये कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। आसान नहीं है, इट्स वेरी ट्रू। पीपल हैव टू बी अंडरस्टैंड। जैसे हमारे यहाँ से कोई गांव का बंदा उठा, वो कहता है सब मेरे पास ज़मीनें हैं, मैं ज़मीनें बेच देता हूँ अपनी देहात की और मैं चला जाता हूँ, चाहे वो सिंध का हो या पंजाब का हो या बलूचिस्तान का हो या सर, तो वो किसी सूरत में नहीं जा सकता, ऐसे मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, हर जगह के कुछ ना कुछ क्राइटेरिया फिक्स हैं। लेट्स अज्यूम अमेरिका के NIW EB-2 NIW चल रहा है, नेशनल इंटरेस्ट वेवर चल रहा है, उसके अंदर लोग इस वक्त जा रहे हैं। इस वक्त जो कनाडा के अंदर है लास्ट 1 ईयर से बिल्कुल एक्सप्रेस एंट्री ऑलमोस्ट क्लोज हुई हुई है, 500 से ऊपर पॉइंट्स जा रहे हैं। अच्छा, और 2 बार ड्रॉ हुई है 500 से नीचे, इसमें उन्हें हेल्थ सर्विसेज के लोग चाहिए थे। इसके अलावा जितने भी जनरल प्रोफेशंस हैं उसके अंदर लोग जा ही नहीं पा रहे हैं। अब कंसल्टेंट क्या करते हैं, या अब पहले नाज़रीन को मैं ये बताता चलूँ कि 99% जो है हमारे यहाँ फेक कंसल्टेंट बैठे हुए हैं जो लीगलाइज नहीं है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, और वो लोग दुकान खोल के बैठे हुए हैं। नाराज हो जाएंगे वो आपकी ये बातें सुन के कि आप उन्हीं के खिलाफ बात नहीं, बेसिकली नहीं। वो देखें, आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो शरीयत के तहत भी कर रहे होते हैं और अपने मुल्क के लिहाज से भी कर रहे होते हैं जो कानून की पाबंदी करे। अगर आप कोई इलीगल काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो है वो अथोराइज नहीं करती किसी को भी कैनेडियन इमिग्रेशन बनना जब तक कि वो इमिग्रेंट ना हो या सिटीजन ना हो। अच्छा। यहाँ पे जो लोग खुद नहीं जा पाते वो लोगों को कहते हैं, क्योंकि फाइलें पकड़ लेते हैं कहीं ना कहीं से और उसकी कॉपियाँ बना के वो केसेस कर रहे होते हैं, लेकिन दे आर नॉट अथोराइज्ड टू डू दिस वर्क अंडर द शरिया, अंडर द कंट्रीज लॉ। अच्छा, कनाडा के जो आप बता रहे हैं कि अगर वो वहाँ के इमिग्रेंट या सिटीजन नहीं होंगे तो वो नहीं कर सकते। दे कैन नॉट डू बिकॉज दे कैन नॉट ऑब्टेन द लाइसेंस। द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस बेसिकली ओनली द पर्सन हु ऑब्टेन द लाइसेंस ही मस्ट बी अ इमिग्रेंट or a citizen of Canada, then he is able to obtain that license, and once he obtains that license, the requirement of that license is a 3 years course in Canada. तो इसका मतलब यहाँ तो फिर फ्रॉड वालों का ढेर लगा। यहाँ तो जो बंदा मैट्रिक पास है, जो बंदा इंटर पास है, वो अपनी ना डिग्रियाँ लगाता है ना कुछ करता है, वो कहता है सर मैं आपको भेज देता हूँ, और वो भेजने में कामयाब हो भी जाता है, क्योंकि वो 100 फाइलें भेजता है, 5 कामयाब हो जाती हैं, 95 रिजेक्ट हो जाती हैं, या 1 कामयाब हो जाती है, वो एक को इतना प्रोपगेट करता है कि उसके अंदर उसको बिजनेस मिलता रहता है। और ये बिजनेस इतना आसान है इस वक्त दुनिया के अंदर कि आप 1 महीने के अंदर 10 करोड़ रुपए बना सकते हैं। इतना आसान है इस वक्त दुनिया का इजीएस्ट। आप ये क्या समझते हैं पाकिस्तानियों के लिए ज्यादा मुश्किल है? नहीं, बेसिकली इस वक्त पाकिस्तानियों का मैटर नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा अभी राइट अवे 22 जनवरी 2024 के अंदर लॉ पास किया कि तमाम बैचलर्स डिग्री कॉलेजेस के तमाम एडमिशन बंद। सही, उनको वर्क परमिट भी नहीं मिलेगा, उनके जो है वीज़े भी, जितने भी वीज़े हम लोगों ने लॉन्च किए हुए थे लास्ट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर टिल जनवरी, ऑल रिफ्यूज्ड। अच्छा, बिकॉज GIC जो पहले गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट $10,000 की होती थी, वो बेसिकली एज अ ब्लॉक अकाउंट खुलता है कनाडा के अंदर, जैसे पहले यूरोप में खुलता था, अब कनाडा में वही सिस्टम लिया, और उसके बाद वो अमाउंट ब्लॉक हो जाता था जब तक कि आप वहाँ खुद नहीं जाके उसे ड्रॉ कर। अब वही अमाउंट जो है गवर्नमेंट ने डबल कर दिया, $20,635 कर दिया। सही। तो अब वो इतना बड़ा अमाउंट जो है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि यहाँ इंडिया में $61 का है, हमारे यहाँ $279 का है, तो जो परसेंटेज इंसान की है वो 1 करोड़ रुपए की आ जाती है एक बच्चे को भेजने के लिए। अगर इंसान के 3 बच्चे हैं तो 3 करोड़ रुपए वो पहले साल कैसे निकालेगा? तो इट इज़ नाउ वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तानी पीपल हु आर गोइंग टू कैनेडा, दे हैव टू बी एटलीस्ट सेव 10 मिलियन रुपीस पाकिस्तानी, विच इज़ अ बिग अमाउंट फॉर एनीबॉडी। तो सिर्फ एक खास तबका है जो कनाडा भेज सकता है। अब आफ्टर 22 जनवरी 2024 के बाद हम आप ये समझें कि हमारा बिजनेस 5% भी नहीं रह गया, बिकॉज किसी की इस्तात ही नहीं है भेजने की कनाडा।
अच्छा, कनाडा से अगर हम अमेरिका और यूरोप की अगर देखिए, अमेरिका के अंदर प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका में आपको फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा हो जाता है। वहाँ स्कॉलरशिप्स भी आती हैं, लेकिन फीस स्ट्रक्चर जो है कनाडा से डबल है। सही। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अमेरिका में आपको स्टेटस नहीं मिलता। लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने भी जाए और वहाँ का पासपोर्ट भी ले ले। इज़ अ वेरी सिंपल साइंस फॉर एवरीवन। एक इनोसेंट आदमी जो गांव का है वो भी ये सोच सकता है, और एक ब्यूरोक्रेट है वो भी ये सोच सकता है। तो आप ये समझिए कि कनाडा के अंदर लास्ट 20 ईयर्स से इमिग्रेशन मिल रही थी, लोग बहुत ज़्यादा जा रहे थे, अब वो स्टॉप हुआ है। ये स्टॉप इसलिए हुआ है कि वहाँ हाउसिंग प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी ये बात कही है कि जो अपार्टमेंट बेसमेंट का पार्ट जो हाउस था बेसमेंट का, वो $800 में मिल रहा था कैनेडियन, अब वो तकरीबन $3000 में पहुंच गया। तो इतनी ज़्यादा हाउसिंग, अच्छा लास्ट 200 ईयर्स के अंदर कभी भी उन्होंने ये डिस्काउंट नहीं दिया कि आप मकान बनाइए किराए के ऊपर, हम आपको टोटल टैक्स एग्जम्पशन कर देते हैं। तो वो भी एक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा इनिशिएटिव है उधर की। अच्छा, वहाँ कोई प्रॉब्लम आती है ना तो गवर्नमेंट इमीडिएट एक्शन लेती है। यहाँ पे हमारे यहाँ थोड़ा सा मसला ये है कि हम लोग इमीडिएट एक्शन नहीं लेते, क्यों? यानी हमें सन ऑफ सॉइल होना चाहिए, हमें अपनी मिट्टी से वफादार होना चाहिए। तो हमारे यहाँ अगर ऐसे मामला हो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दो, ये हट कर है, ओ लेविस जो है 1 साल में हो सकता है, यहाँ हम 3 साल में ओ लेविस कराते हैं, पंजाब में ओ लेविस 2 साल का होता है। इसके ऊपर पूरे प्रोग्राम होने चाहिए, इस पर लिटरेसी होनी चाहिए लोगों की, कि जो बच्चा पूरे साल 1 साल जो है स्कूल क्या करता है, स्कूल बेवकूफ़ बनाते हैं आपको मॉप के नाम पे, ये मॉप हो रहा है, मॉप हो रहा है, मॉप हो रहा है। वो पूरा 1 साल बच्चे को घर में बिठाते हैं, फिर सेकंड ईयर के अंदर इस्लामियात, उर्दू, पाकिस्तानी स्टडीज़ का एक पेपर दिलवाते हैं, 3 बेसिक पेपर आप दिलवाते हैं, 2 साल बच्चे के गुजार देते हैं। अगर यही बच्चा 19 साल की उम्र में बाप के बराबर खड़ा और बैचलर्स डिग्री कर ले तो क्या ही बुरा है। लेकिन इसके लिए इनिशिएटिव तो हमारे तो 22 में जाके ये सूरत हाल हो जाती है। अच्छा, लेकिन मुफ्ती साहब एक चीज़ मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, ये तो हम स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से बात कर रहे हैं, वर्क परमिट में हम बहुत से कहते हैं जी स्किल्ड लोग हैं, वो जाना चाहते हैं, और कुछ लोग जैसे मैं नाज़रीन को बताता हूं, फॉर एग्जांपल चले हम एग्जांपल लेते हैं, मैं जा सकता हूँ 40 इयर्स अबव मेरी एज हो गई, 40 प्लस है, नामुमकिन। अच्छा, नामुमकिन। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो बेसिक क्राइटेरिया है ना एक्सप्रेस एंट्री का, उसके अंदर आपकी उम्र 29 हो, अगर 29 है तो आप 100% मार्क्स लेंगे, यानी 100 आउट ऑफ 100, और अगर आप अनमैरिड है तो 110 आउट ऑफ 110। मैं जा सकती हूँ। हाँ, आप ये अभी फिर उसके बाद आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, नॉट 16 ईयर। ये कराची यूनिवर्सिटी वाला मास्टर्स नहीं जो 16 जमाते पास है, क्योंकि जो आप एमएससी वो रिश्ते के लिए चल जाता है, हम मास्टर्स हैं, लेकिन इमिग्रेशन के लिए नहीं चलेगा। सही है, तो दैट्स नॉट मास्टर्स, दैट्स इक्विवेलेंट टू बैचलर्स। 18 years of education. Okay, 18 years, not 16 years. Because 16 years हम एनआईडी से निकलते हैं तो हम 16 जमाते कहलाते हैं। कराची यूनिवर्सिटी से जो सेकंड क्लास और थर्ड क्लास होता है वो 16 जमातों पे मास्टर्स कहलाता है, which is wrong. Exactly, ये बैचलर्स बेसिकली वो बेसिकली इक्वल टू बैचलर्स है। हाँ, वो 16 बेसिकली हमारा रिक्वायरमेंट है 29 years से ओल्ड, 18 years of education, आपके पास मिनिमम एक्सप्रेस एंट्री के लिए 3 years का एक्सपीरियंस हो, यानी 1 साल के ऊपर आप एलिजिबल हैं, लेकिन आप 3 साल के ऊपर मैक्सिमम पॉइंट्स ले लेते हैं। सही। और आपके पास आइलेट्स में 877 हो। अगर ये चारों फैक्टर आप लेके चल रहे हैं तो आपके पॉइंट्स पहुंच जाते हैं 470, 480। सही। ड्रॉ हो रही है 500 अबव पे, कल रात को ड्रॉ हुई है 534 पे, वो भी कल रात को ड्रॉ हुई है 336 पे, लेकिन ओनली फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। हो क्या रहा है कि अनइवननेस हो रही है कनाडा में, इंग्लिश लोग बहुत ज़्यादा आ गए थे और फ्रेंच कम थे। अब इन्होंने क्या किया, फ्रेंच की ड्रॉ को नीचे लेके गए और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को लोगों को लेके आ रहे हैं कनाडा के अंदर, ताकि वो बैलेंसिंग सिस्टम रहे। हमारे यहाँ जो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल हैं, जो जर्नलाइज इमिग्रेशन हो रही है वो 500 से अबव हो रही है, और हम लोग सब क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग है सारे यहाँ के पे, तो हम 470 तक रीच करते हैं, 480 तक रीच करते हैं। उसके बाद वी आर अनएबल टू ऑब्टेन 500 अबव, बिकॉज वी कैन नॉट गो देयर। अगर आप सबके मैक्सिमम पॉइंट्स उठाएं तो 496 500 पे जाकर लॉक हो जाता है, ड्रॉ हो रही है अबव 500, तो यू कैन नॉट ऑब्टेन एक्सप्रेस एंट्री सिलेक्शन। सेकंड आ जाते हैं हम प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम पे, पीएनपी जिसे कहते हैं। फिर आपके कनाडा के 10 प्रोविंसेस हैं, 3 टेरिटरीज हैं, उसके अंदर भी आप नहीं जा सकते। उसके अंदर बेसिकली आपके अंदर जो ड्रॉ हो रही है वो 68, 69 सस्केचुअन की बात कर रहा हूँ। अब सबसे पहला प्रोविंस जो आता है आपका, जो वेस्ट कोस्ट पे आता है, वो आता है ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया में आप नहीं जा सकते, वहाँ पे आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए फ्रॉम द प्रोविंशियल। क्योंकि कंसल्टेंट, सॉरी टू कट यू, कंसल्टेंट इस तरीके से भी करते हैं कि आप थोड़े दिन जाके ना इस गांव देहात में रह लें, 2 साल 3 साल, उसके बाद फिर आप मेन सिटी में बिल्कुल गलत बात है ये। मेरे पास भी ऐसे ही लोग, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप ऐसे ही लोग मेरे पास आते हैं कि सर वो कहते हैं हम आपको रूरल इलाके में उतारेंगे। देखिए अगर आप सक्कर में उतर रहे हैं तो क्या कराची में नहीं आ सकते? इंटरनल बॉर्डर्स तो कहीं नहीं होती ना किसी भी कंट्री की। एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाने के लिए कोई चेक पोस्ट नहीं है कि आप पहले पासपोर्ट दिखाएं। सिमिलरली मैं आपको नॉर्दर्न एरियाज में उतारूं फिर नीचे ले आऊं बस में बिठा के, गाड़ी में बिठा के, तो क्या मसला है? ऐसा कुछ भी नहीं है कनाडा में। जो लोग गाँव के लोग आते हैं हमारे पास, रूरल इलाके से आते हैं, वो बेवकूफ़ बने हुए होते हैं, उनके पैसे ज़ाया हो चुके होते हैं, इस तरह बनाते हैं लोग। ऐसा कोई रियलिटी के बिल्कुल करीब नहीं है कोई भी ऐसी कोई बात। अगर कोई आदमी इस तरह का बात कर रहा है तो समझे आपको वो आपसे पैसे ऐट लेगा, काम नहीं होगा। सही।
अच्छा, किन चीज़ों का एहतियात करनी चाहिए, हम इस पर भी बात करते हैं, लेकिन एक और जो कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट की दुनिया से। एक अच्छी खबर है कि आपको याद होगा कुछ दिन कबल हमने आपको ख़वातीन के इस्तेहसाल पर दस्तावेजी फ़िल्म जामन का दरख्त वो दिखाई थी, और डायरेक्टर राफे राशिदी और मुराद अली जो प्रोड्यूसर थे उनसे मिलवाया था। अब फ़ख्र की बात यह है कि पाकिस्तान शॉर्ट फिल्म ने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में समाजी इंसाफ की कैटेगरी के लिए बेहतरीन फिल्म का अवार्ड जीत लिया है। पाकिस्तान वर्सटाइल अदाकार अदनान सिद्दीकी का मनफी किरदार शायकीन की जानिब से खूब सराहा गया। फ्रांस में होने वाले कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में दुनिया भर से वेब सीरीज़, फीचर्स समेत तमाम फिल्में दिखाई जाती हैं। शॉर्ट फिल्म जामन का दरख्त का ट्रेलर गुज़श्ता जनवरी में रिलीज़ किया गया था और वहाँ पर स्क्रीनिंग हुई और उसके बाद अवार्ड भी पाकिस्तानी फिल्म ने नाम कर लिया है। तो नाजरीन, इसी पर बात करने के लिए सीनियर प्रोड्यूसर हैं सैयद मुराद अली, परवीन शाकर के बेटे भी हैं। तो सर, पहले तो ये बताइएगा कैसा महसूस कर रहे हैं, इतना बड़ा अवार्ड जो है वो पाकिस्तानी फिल्म को मिला है? मुझे इंतहाई फ़ख्र महसूस हो रहा है। देखें कि हमारा मुल्क कब इंटरनेशनली रिकग्नाइज हुआ है कि हम शॉर्ट फिल्म के एरिया में भी हम इतने अच्छे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और एडवांस हो रहे हैं। अच्छा मुराद, ये अब फिल्म आपका कर गई, अच्छा एक अवार्ड ले लिया, अब पाकिस्तान में इस फिल्म को भी देखने वालों कौन है, लेकिन नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप क्या सोच रहे हैं? जो पहले प्लान कर रहे थे आप और राफे मिलके, क्या अब हैं प्लानिंग? भाई हमारा प्लान तो ये है कि एक और मूवी हमारी अनकरीब आने वाली है। इट्स कॉल्ड दीमक, इट्स अ हॉरर मूवी। तो वो इंशाल्लाह हम इसी साल भी रिलीज करेंगे पाकिस्तान में। इट्स गॉट फैसल कुरैशी and Sonia Hussain and cameos by Bushra Ansari, Javed Sheikh and a few others. तो ये हमारा प्लान है कि हम इसके साथ इसको भी रिलीज करेंगे इंशाल्लाह इसी साल पाकिस्तान में। सही। तो अभी जो जामन का दरख्त है, अभी कुछ सिनेमास की जीनत बनेंगी, क्या प्लान है पाकिस्तान में रखा गया है? बिल्कुल, प्लान तो हमारे ये कि इसकी हम पाकिस्तान में भी इस मूवी दिखाएं। आई मीन अब तो देखिए अवार्ड विनिंग मूवी बन गई है, तो वी विल सी के व्हाट कैन वी डू कि इसको हम पाकिस्तान में भी दिखा सके। मे बी हैव सम सॉर्ट ऑफ इवेंट और समथिंग लाइक दैट, ताकि हम लोकल लोगों को भी दिखाएं कि भाई व्हाट हैव वी डन एंड व्हाट हमने ऐसी क्या मूवी बनाई है कि बाहर की दुनिया में भी इसको सेलिब्रेट किया गया है। और आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा था मुराद, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद चीज़ें आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।